हेलो बच्चों, कैसे हो सारे? बढ़िया, एकदम जबरदस्त। तो बेटा, आप जिस चैनल पे आए हो, क्या देख के आए हो, ये आपको पता होगा, थंबनेल में आपने देखा होगा। अपन जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में जनरली बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर अपने बीएससी नर्सिंग की तैयारी करते हैं। तो काफ़ी टाइम से बच्चों की मेरे पास में ऑफलाइन रिक्वेस्ट थी, क्योंकि मैं फिलहाल करीब करीब 7 साल से अपने बीएससी नर्सिंग के बैचेस को लेते हुए आ रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे उन्होंने डिमांड की कि सर अभी जैसे छुट्टियां हो जाती है बच्चों की जनरली, तो उसके क्योंकि 10+2 के एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद में ही आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। तो उन बच्चों ने बोला कि सर आप हम घर पे बैठे रहते तो आप एक बार ऑनलाइन भी आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अब जो चीज़ें लेके आ रहा हूँ वो मेरी ऑफलाइन की पूरी रिसर्च जो है, पिछले 7 सालों से मैंने इतने सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया है, बहुत सारे को सिलेक्शन भी दिया है। उनके बाद में जो चीज़ें मैंने अपने 7 साल के इस करियर में फेस की है कि बच्चों की क्या जरूरत होती है और एग्जाम की क्या डिमांड है, एग्जाम क्या मांगता है आपसे, क्योंकि नीट और बीएससी नर्सिंग में दोनों में सेपरेट चीज़ें होती है। वहां पे कॉन्सेप्ट चीज़ें ज़्यादा आती है, यहाँ पे आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें आती है। आपको डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो बायोलॉजी के हो। तो ये जो मैंने 7 सालों में जो सीखा है वही मैं आपके साथ में आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बांट पाऊंगा। क्योंकि जो 7 सालों में मैंने बच्चों के साथ में शेयर किया, चाहे वो अपने 350 बच्चे हों या फिर 500 बच्चों का जो बैचेस हों उसके अंदर, अब वो चीज़ें मैं 350 से लेके 3,500 3.5 लाख उन बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करें तो आप सबको पता है +2 का एग्जाम होता है, अलग अलग स्टेट वाइज अलग एग्जाम होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के लिए भी एग्जाम होते हैं, जैसे एम्स के हों। ठीक है, तो उन सारे एग्जाम्स में क्या सिलेबस आता है, +2 का ही है, 11th और 12th का ही आता है आपका। बेसिकली हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होता है। बीएससी नर्सिंग जैसे कि प्योरली आपके जो 4 साल का सिलेबस है, 4 साल का जो कोर्स है वो प्योरली आपका इंग्लिश में है। लेकिन 10+2 के जो बच्चे होते हैं वो जनरली आधे हिंदी आधे इंग्लिश के होते हैं। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी मीडियम के। तो फिलहाल जो मेरा फोकस है, पिछले करीब करीब 2 साल से मैंने इंग्लिश मीडियम के बैचेस भी लिए हैं, और उससे पहले मैं पिछले 7 सालों से करीब करीब हिंदी मीडियम के बैचेस भी लेते हुए आ रहा हूँ। तो शुरुआत में मेरी कोशिश है कि थोड़े हिंदी मीडियम के बच्चों को ग्रैप करने की। अगर बहुत सारे बच्चों की डिमांड आती है कि सर नहीं हम इंग्लिश मीडियम के भी हैं और आप या तो बाइलैंग्वेज कर दो या फिर इंग्लिश में कर दो, तो उस हिसाब से फिर सेपरेटली जो है वो बैचेस स्टार्ट किए जाएंगे, आप इंग्लिश के भी और हिंदी के भी। अब बात करते हैं कि अपन करेंगे क्या। आप और मैं मिलके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या चीजें करेंगे वो हमको समझनी होगी। अब क्या चीजें होगी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बीएससी नर्सिंग, सारे आप फेमिलियर हो इस वर्ड से, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को लेके ही आए हो। क्या है इस एग्जाम के अंदर वो भी हमको पता है, और क्या हमको इस एग्जाम के अंदर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे। कुछ एग्जाम्स के अंदर कुछ अलग अलग, चाहे आप एम्स के बारे में बात करें तो रीजनिंग एंड जीके भी वहां पे, या मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी वहां पे देखने को मिलते हैं। अब उन सब चीजों को हम यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन बेसिक जो हमारा मेजर पोर्शन जो होता है वो हमारा होता है पीसीबी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बच्चे क्या करते हैं कि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत कम जगह ऐसी है जहां पे प्रॉपर एक डेकोरम के अंदर, एक ओरिएंटेड एग्जाम के अंदर जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है बीएससी नर्सिंग में होता क्या है। ठीक है, तो मेरा कंप्लीटली फोकस ये रहेगा बेटो, एकदम से लाइट माहौल रखते हुए चीजें आपको वो बताई जाए जो एग्जाम में आपके आती है, जो 7 सालों में मैंने अपने करियर में देखा है कि हाँ बीएससी नर्सिंग में ये चीजें आती है। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे ना, हम इधर नहीं उधर नहीं, मतलब 100 चीजें हमको पढ़नी ही नहीं है एकदम, क्योंकि फोकस हमको वहां करना है जो हमारी चीजें काम की हो। सबसे पहले अभी आपको पता है कि अभी वो टाइम पीरियड है जहां पे बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं, काफी सारे बच्चों के मेरे बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं। जैसे खास तौर से अगर मैं अपनी बात करूं अपने ऑफलाइन बैचेस के अंदर, तो 350 स्टैंड के जो बच्चे हैं मेरे पास में उसमें मैक्सिमम गर्ल्स कैंडिडेट है। और गर्ल्स कैंडिडेट के बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि सर हम लोग जो है वो बाहर नहीं जा पाते, या फिर फैमिली जो है वो हमको तैयारी करने के लिए मेडिकल एंट्रेंस के लिए हो गया या फिर जेई के लिए हो गया तो उसके लिए बाहर नहीं भेज पाते, और अगर हो भी जाता है तो हम स्टेट से बाहर नहीं जा सकते, कोई डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाते। जनरली ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए दिक्कत आती है। सेकंड चीज उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि एम्स जैसा जो अपना इंस्टीट्यूशन है वहां पे 80-20 का जो रेशियो है, यानी कि 80% आपके क्या होती है गर्ल्स कैंडिडेट एंड फिर आपको 20 बॉयज कैंडिडेट। तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो है वो बॉयज थोड़ा पीछे हट जाते हैं और गर्ल्स आगे आ जाती है। तो गर्ल्स का मेरे पास में स्ट्रेंथ भी अच्छा है, चाहे ऑफलाइन में हो बात करें, और सबसे अच्छी बात करें वहां पे स्कोप अच्छा है गर्ल्स के लिए, क्योंकि एक नर्सिंग स्टाफ जो होती है वो थोड़ा सा फीलिंग वाली चीज होती है कि हाँ एक बॉय के कंपैरिजन में एक गर्ल जो होती है वो ज्यादा केयर कर पाती है। इसलिए हम अपनी माँ के पास ज्यादा करीब होते नहीं होते, अगर हमको चोट भी लगती है तो हम क्या करते हैं, वही माँ बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, जनरल सी चीज है। देखो, मैं ये चाहता हूं कि मैं एक कैमरे के सामने नहीं पढ़ाऊं, मैं एग्जैक्टली ये चाहता हूं कि आप सब लोगों को मैं फील कर पाऊं कि हाँ मेरे पास में 3.5 लाख 3,000 जितने भी बच्चे होते हैं वो सब मेरे सामने बैठे हो। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में मेरे सारे बच्चे मेरे सामने होते हैं, तो जब चाहो जो चाहा उनसे बात की। तो कैमरे के सामने थोड़ा सा ये है कि हाँ मेरे को एक कैमरा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है वो जल्दी ही आने वाली लाइव क्लासेस के अंदर आप मुझे उस बैरियर को, उस बाधा को दूर कर दो, ताकि मुझे लगे कि हाँ सच में मेरे साथ मेरे सारे बच्चे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों का बहुत ज़बरदस्त मजा आएगा। ठीक है, तो ये सब तो हमारी बातें रही। थोड़ा सा टॉपिक पे भी आ जाते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा फर्स्ट डे है। मैं आपको ये बोलूंगा कि जो चीज़ें मैंने सीखी है वो मैं आपको सिखाऊंगा।
कुछ बच्चों की फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच करेगी, कुछ की नहीं मैच करेगी। मैं सिर्फ इतनी सी आपको बात बताऊंगा कि जो मैंने अपने ऑफलाइन करियर में दिया है मैं उससे बेस्ट अपने ऑनलाइन करियर में देना चाहूंगा। तो आपको करना कुछ नहीं, आप चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ के आए, या फ्रेशर हैं, आप नए बच्चे हैं, मेरे काफ़ी सारे बच्चे जो होंगे वो मेरे ऑफलाइन बैचेस के भी होंगे यहाँ पे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जब कमेंट सेक्शन में आप देखोगे तो आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, या फिर इवन आप फ्रेशर हैं, आप एक बार मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। आप मेरी गौर से बातों को सुनने के बाद में जो हमारी पहली क्लास होगी उसको आप देखिएगा। मैं सिंपल सी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, आप मेरे को जज करिएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ। सिंपल, क्योंकि आप यहाँ पे अपना करियर बनाने आए हैं, आप टाइम पास करने तो नहीं आए हैं। ठीक है, तो जब कोई इंसान अपना करियर बनाना चाहता है तो वो सिंपल सा ये है कि अपने करियर पे फोकस रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं आपके लायक नहीं हूं, आप डेफिनेटली आराम से, मैं आपको खुले दिल से बोल रहा हूं कि आपकी फ्रीक्वेंसी जहां मैच करती है, जहां आपको समझ में आता है बेटर मुझसे, आप वहां जा सकते हैं। आई एम नॉट बेस्ट, मैं ये नहीं कहता, मैं दावा नहीं करता कि मैं बेस्ट हूं, बट हाँ मैं अपना बेस्ट देने की जरूर एफर्ट करूंगा आपके लिए, ये इस बात की मेरी गारंटी 100%। अब आपको क्या करना है, सिंपल सीधी मेरी बातों को गौर से सुनना है। चाहे अभी मैं आपको जो ब्रीफ कर रहा हूं कि बीएससी नर्सिंग के अंदर हम क्या करेंगे, या फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो जो भी तमाम चीज़ें पढ़ाऊंगा, तो आपको सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप फिलहाल 5 से 10 मिनट मेरे को आराम से गौर से सुनो, ताकि इजीली आप भी जज कर पाओगे मेरे को, और मैं भी जज कर पाऊंगा कि हाँ मेरे ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है, क्या मुझे ऑफलाइन जैसा ही यहाँ पे रखना चाहिए, या फिर कुछ ऑनलाइन में दिक्कतें आती है, कुछ ऑनलाइन में मजा आता है पढ़ाने में, तो कुछ चीज़ें बदलाव की जरूरत है या नहीं जरूरत है, तो वो चीज़ें मुझे कौन बताएगा। सिंपल सीधी बात है, मैं ऑनलाइन में आपसे सीखूंगा तो आप मेरे गुरु हैं, बीएससी नर्सिंग चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं आपका गुरु। तो मुझे चीज़ें कैसे लेके जानी है वो आप मुझे सजेस्ट करोगे, अब मैंने कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो दोनों तरफ से अगर गाड़ी बराबर चलेगी तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आएगा। क्लियर है सारी बातें। तो ये तो हमने बातें की कि हाँ हमको चलना कैसे है, क्या करना है, मैंने अपने बारे में बताया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ की सर इतनी सारी चीज़ें आपने बताई कि बीएससी नर्सिंग क्या है, क्या नहीं करना है, हमको क्या करना है, आप इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या करोगे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, ऑफलाइन वालों को पता भी है। तो सिंपल सीधी बात है, अभी आप देख रहे हो कि बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, चाहे सीबीएसई चाहे आरबीसी, अब तो रिजल्ट आने वाले हैं कुछ दिनों में। जिन बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं उनमें से आधे बच्चे जो हैं वो आपके 12th पास आउट जो बायोलॉजी सेक्शन के हैं वो जा चुके हैं अपने कहीं कहीं, चाहे वो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं या किसी अदर फील्ड में तैयारी करना चाहते हैं, वो जा चुके हैं। अब यहाँ अगर आप मेरे सामने हो तो डेफिनेटली मुझे इतना क्लियर है कि आपका गोल कहीं ना कहीं नर्सिंग है या नहीं है। सही बात बोल रहा हूँ मैं। अगर बीएससी नर्सिंग आपका गोल है तभी आप मेरे को सुन रहे हो भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे कॉमेडी कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल के लिए फिक्स हो गए, हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। तो बेटा जब आप ये चीज़ आपको करनी है तो अब हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग को लेके कि सर इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी आपको ये भी पता है कि बीएससी नर्सिंग नीट का भी एग्जाम आने वाला है, 7 तारीख को एग्जाम भी है। उस एग्जाम से भी हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, उसमें सीटें रहती हैं, लेकिन वो सीटें हर स्टेट्स की एक फिक्स अमाउंट होती है जो रिजर्व रहती है हर स्टेट की। अब मैंने जैसे सिंपली बोला कि बीएससी नर्सिंग में मैक्स टू मैक्स मेरे ऑफलाइन में भी है तो ऑनलाइन में भी मुझे लगता है कि रेशियो वही रहेगा, गर्ल्स कैंडिडेट ज़्यादा रहेगी। तो गर्ल्स कैंडिडेट का मैंने अभी बताया कि इशू क्या रहता है कि फैमिली से दूर या फिर घर से दूर फैमिली वाले थोड़ा नहीं भेज पाते, तो बेस्ट क्या रहता है उनको अपने ही स्टेट में कॉलेज मिल जाए, अपने ही होम टाउन में, अपने ही जिले में, अपने ही घर पे कॉलेज मिल जाए। तो वो यही चाहते हैं कि अपने स्टेट से हो। तो स्टेट्स के हर स्टेट्स के अलग अलग जो है वो एग्जाम होते हैं। चाहे अभी हाल फिलहाल में देखें तो एम्स के एग्जाम हो रहे हैं, अगर मैं बात करूं झारखंड के एग्जाम होने वाले हैं, यूपी के फॉर्म निकल चुके हैं, तो आसाम के भी फॉर्म निकल चुके हैं। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके फॉर्म निकल रहे हैं, और अभी जो सितंबर तक अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्स के फॉर्म निकलेंगे। तो जो बच्चे यूपी के हैं वो यूपी में कॉलेज लेना चाहेंगे, क्योंकि मैंने बोला मैक्स टू मैक्स जो कैंडिडेट होती है वो लड़कियां होती है बीएससी नर्सिंग में, बेटर केयर कर पाती है इसीलिए। तो अब अगर यूपी के एग्जाम हो रहे हैं तो यूपी के बच्चे यूपी में एडमिशन लेंगे, राजस्थान के बच्चे राजस्थान में एडमिशन लेंगे, झारखंड के बच्चे झारखंड में एडमिशन लेंगे। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है आप लोगों की कि आप अपने होम टाउन में अपने कॉलेजेस ले सकते हो। ठीक है, अब ये सब बातें तो हमने की। अब हम लोग यहाँ पे जो अपना टाइम पीरियड है कि सर ये सितंबर तक आपने बात की अलग अलग स्टेट्स में, यानी हमारे पास में 3 से 4 महीने हैं। इन 3 से 4 महीनों में सर आप क्या कराओगे, तो कंप्लीटली इन 3 से 4 महीनों के अंदर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सर तो बाकी 2 सब्जेक्ट्स चाहे रीजनिंग हो गई, जीके हो गई, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैंने जैसा कि बात की सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो मेजर स्कोर है वो कौन घेरता है, ये तीनों सब्जेक्ट्स। अगर ये तीनों सब्जेक्ट्स हमने कर लिए, आप मान के चलो 95% आपका सिलेक्शन हो चुका है। और कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पे ये टॉपिक्स नहीं आते, तो वहां पे 100% आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो मेरा गोल ये रहता है कि हम अनवांटेड अननेसेसरी चीजों को छोड़ें, जो काम की नहीं है उनको छोड़ते हैं, जो काम की है उस पर पहले आते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम पकड़ेंगे यहाँ पे। अब सर कैसे पकड़ेंगे, क्या आप 3 महीने में सिलेबस करा दोगे 11 12 दोनों का?
सेकंड चीज सर, सिलेबस अलग अलग होता है। बिल्कुल डेफिनेटली आपकी बात सही है कि झारखंड में, यूपी में, इवन एम्स में सिलेबस अलग अलग होते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूंगा कि अलग अलग स्टेट्स में अगर अलग अलग एग्जाम्स हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, तो उनका सिलेबस डेफिनेटली ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर मैं ईच सब्जेक्ट की बात करूं तो 4 से 5 चैप्टर का डिफरेंस होता है। और आप लोग अभी 12th पास करके आए हो, आपको पता है करीब करीब आपके 45 चैप्टर जो है वो क्लास 12th में है, 45 चैप्टर के आसपास भी आपके क्लास 11th में है। 11th में थोड़े ज़्यादा है, बायोलॉजी सेक्शन को देखते हैं 16 चैप्टर आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो वेरिएशन है आपको कितना मिलेगा, मैक्स टू मैक्स आपका 10 से 15 चैप्टर का, इससे ज़्यादा में नहीं मिलेगा। आपको टोटल 98 चैप्टर यानी 98 चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें से 10 चैप्टर आपके अलग अलग सिलेबस से छूटते चलेंगे। तो मेरा ये रहेगा कि मैं आपको 98 के 98 पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि गर्ल्स कैंडिडेट मेरे पास में ज़्यादा, लेकिन बॉयज़ भी है। तो मेरा ये है कि एक टीचर होने के नाते मैं गर्ल्स और बॉयज़ में भेदभाव नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। भाई बॉयज़ तो जा सकते हैं अदर स्टेट्स में, अगर उनको वैकेंसी मिलती है कि भाई हाँ वहाँ पे सीट ज़्यादा है, मैं वहाँ लेना चाहूँगा, डेफिनेटली जा सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या है ना कि मैं कंप्लीट वो 10 चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, ताकि राजस्थान के बच्चे झारखंड में फाइट कर सकें, यूपी के बच्चे बिहार में फाइट कर सकें, यानी अदर स्टेट्स के बच्चे जो है अदर स्टेट्स में फाइट कर सकते हैं। क्लियर है बात है? अब इन सबको देखते हुए सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। अब इन 3 महीनों में सर आप क्या पूरा सिलेबस कराओगे? बिल्कुल भी नहीं, संभव ही नहीं है कुछ चीज़ें, क्योंकि क्लियर बात है बेटा, सही है मैं बोल कुछ और रहा हूँ, फिर कराऊंगा आपको कुछ और, फिर आपको लगे सर ये बोला था आपने शुरू में कुछ और था, हो कुछ और रहा है, तो फिर बेटा सारी बातें खराब हो जाती है। पहले जो बोल रहा हूँ वही क्लियर है, वही आज भी रहेगी और वही लास्ट डे भी रहेगी हमारी। फिजिक्स में सबसे पहले एग्जाम को देखते हुए अभी मैं आपको क्वेश्चन से थ्योरी कराऊंगा। सिलेबस डेफिनेटली पूरा कराऊंगा, एक सिंगल चैप्टर आपका नहीं छूटेगा, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। वो आपको समझ में आएगा आज की क्लास के अंदर जब आप देखोगे कि हाँ सर हाँ सारी चीजें हमारी क्लियर हो रही है। फिजिक्स के 1800 क्वेश्चन जो सेलेक्टेड है, मैंने क्या बोला आपको कि जो ऑफलाइन की मेरी मेहनत है वही मैं यहाँ निकाल के लेके आ रहा हूँ। तो ये जो सारे सेलेक्टिव चीजें हैं वही मैं आपको कराऊंगा। आप ये मान के चलो कि अगर आप ये 7500 क्वेश्चन अमूमन आप कर लेते हो, उसके बाद में जो एग्जाम के अंदर आपको कुछ जगह पे आपको 100 और कुछ पे आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एक एग्जाम के अंदर। आप ये मान के चलो कि पॉसिबली सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, पॉसिबली सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। और कितने 90% मेरे को चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि मैंने बेटा पिछले 7 सालों में बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन करवाए हैं, बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन कराए हैं, ये मान के चलिए आप। तो अब अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो सिर्फ बदलेगी क्या? डेटास। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सब डेटास बदलेंगे, और डेटास कहाँ बदलते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में नहीं बदलेंगे। तो बायोलॉजी के जब हम 36,000 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मान के चलो कि आपका मोर देन 70 to 80% पेपर इसी में से गिरेगा। तो जब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप ये 7,000 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में आप ये मान के चलो कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है इन 3 महीनों में, आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि पेपर इन्हीं 7,000, आप इन 7,000 को रट लो, आपके क्वेश्चन गिरेंगे। ये डेफिनेटली मेरा चैलेंज है। तो जब आप ये 7,000 क्वेश्चन गिरा लोगे बेटा, कुछ बचा ही नहीं इसके बाद में। हमारे पास में अभी भी बहुत टाइम बचा है। जो लोग अभी फ्रेशर हैं, जो लोग अभी आए हैं कि नहीं हाँ बीएससी नर्सिंग की तैयारी करेंगे, उनके पास में पूरा साल पड़ा है अभी, वो लोग कर सकते हैं। मैंने ये सीरीज इसलिए अभी स्टार्ट की है क्योंकि अभी मैं दोनों बच्चों को बेनिफिट दे पाऊँ। उन बच्चों को जिन्होंने अभी 12th पास की है लेकिन उन्होंने बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी नहीं की थी, उन्होंने 11th नहीं पढ़ी है, उन्होंने बस 12th पढ़ी है, उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने 11th 12th पढ़ी है और वो बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये जो चीज़ है ये दोनों बच्चों के लिए काम में आ पाए। जो बच्चे 11th करना चाह रहे हैं वो 11th पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं उनको 11th भी पढ़ाऊंगा, 12th भी पढ़ाऊंगा। इन क्वेश्चन के थ्रू उनको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की 11th और 12th दोनों करवाऊंगा, ताकि जो ड्रॉपर हैं, जो प्योर बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनका वेल बेस्ट हो जाए, और जो 12th करके आए ओनली उनका बेस्ट हो जाए। ठीक है, तो डेली जो है वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डेली हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा, और इसके अंदर हम पीसीबी तीनों सब्जेक्ट्स करेंगे। पीडीएफ जो है वो अभी तक आपने देखा कि किसी भी चैनल पे आपको जो है क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस जो होता है, अगर कोई ढंग का टीचर है, कोई ढंग का प्लेटफॉर्म है, तो वो क्वेश्चंस में ही मेहनत करता है, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी नहीं मिलती। एग्जाम में क्या मिलते हैं आपको? एग्जाम में मिलते हैं आपको क्वेश्चंस। आप खुद सोचो बेटा कि आपके पास में क्वेश्चन है, आपके पास में चारों ऑप्शन है, बट फिर भी दिक्कत आती है हमको, हमारे मार्क्स नहीं आते। बोर्ड एग्जाम हमको ज्यादा ईजी लगता है, कुछ भी लिख के आओ भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है किसी ने कुछ भी, और आप अगर वहां पे अपने जन्म तारीख अपने चीजें लिख के आ रहे हो थ्योरी के अंदर, आपने 4 पेज भर दिए, तब भी टीचर आधा मार्क्स दे ही देता है। यहाँ पे आधे मार्क्स का चक्कर है क्या? नहीं है ना, बस क्योंकि क्वेश्चन भी वही है, चारों ऑप्शन भी वही है। यही तो जादू है कॉम्पिटिशन एग्जाम का, कि क्वेश्चन भी वही, ऑप्शन भी वही, बट फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते। ठीक है, तो सिंपल सीधी बात है कि पीडीएफ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई ढंग के प्लेटफॉर्म का, तो वो देता ही नहीं है। वो आपको क्वेश्चन कराएगा, अगर आपको एफर्ट करने हैं तो आपको वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन के नोट बनाने पड़ेंगे। और मैंने बोला कि मेरा ये प्लेटफॉर्म, ये कंटेंट अभी सिर्फ किस लिए? दोनों टाइप के बच्चों के लिए। तो अभी जिनके एग्जाम 1.5 महीने में है, 2 महीने में एग्जाम है, वो बेचारे कब तक नोट्स बनाएंगे एक एक क्वेश्चन को लेके? बिल्कुल नहीं बनाने।
ये सारा काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर गौर करना है, हर एक कॉन्सेप्ट पे गौर करना है। एंड सेकंड थिंग, पीडीएफ जो है वो आपको कंप्लीटली हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कंप्लीटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपसे सिर्फ एक अपने हैंड से एक चीज मांगता हूं कि अगर आपको मेरे एफर्ट नजर आते हैं, आपको लगता है कि नहीं हाँ सर ने जान डाली है इसमें बाकायदा, तो बेटा बस सिंपल सीधी बात है, आप लाइक कीजिए ताकि आप जैसे और भी बच्चों को ये चीजें मिल पाए। और मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद में मुझे लगे कि हाँ मेरे ऑफलाइन से कई गुना बेटर जो मेरे को ऑनलाइन में रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहां मैं 350 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एक बैचेस के अंदर, वहां पे मैं यहाँ पे 3,500 3.5 लाख बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर तो वो उससे बढ़िया मेरे लिए और कोई बात नहीं होगी। क्योंकि मेरा ऑफलाइन से ऑनलाइन आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपना नॉलेज दे पाऊँ। क्योंकि मुझे बच्चों के साथ बिहेव करना, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। क्योंकि सीरियसली आप जान हो, अगर आप हो तो मैं हूँ आपके लिए। सेकंड चीज़, ये चीज़ मैं आपको बताई कि टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ जो है वो कंप्लीटली अवेलेबल हो जाएगी। पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा अभी हम आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि कम से कम आप एक वीडियोस को मेरे ज़रूर देखो, कि आपको अंदाज़ा लगे कि हाँ सर बताना क्या चाह रहे हैं और सीरियसली मुझे यहाँ पे स्टे करना चाहिए, ये मेरी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर दूसरे टेलीग्राम चैनल की तरह या दूसरे यूट्यूब चैनल की तरह बस ठीक है बकवास हो रही है चल रहा है, इट्स ओके। तो शायद थोड़ा सा भाषण ज़्यादा हो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट ज़रूरी थी बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो थोड़ा सा फ़र्क है मैं उस फ़र्क को मिटाना चाहता हूँ अपने लिए। और उसमें और कोई हेल्प नहीं करेगा मेरी, आप लोग हेल्प करोगे कि हाँ सर आप इस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्लियर है बेटा? तो ये सारी बातें तो हमने कर ली। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हमारे टॉपिक्स पे। क्या करेंगे अपन? अब टॉपिक्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मैंने पहली क्लास ली बायोलॉजी की। क्यों ली बायोलॉजी की उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि मैं खुद बेटा साइंस की फील्ड का हूँ और मुझे कहीं ना कहीं पता है कि लोगों के मेंटालिटी के साथ में कैसा खेलते हैं। आप में से करीब करीब 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको बायोलॉजी में मज़ा आता है। और जब बायोलॉजी में जिसमें मज़ा आता है उसमें पढ़ने में और मज़ा आता है, क्योंकि बायोलॉजी में हम पढ़ते क्या है हमारे खुद के बारे में, इसलिए हमको क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में हमको ना तो मास पता है ना हमको केमिकल्स पता है, पता नहीं NaCl कैसा दिखता है, तो हमको पता नहीं। लेकिन अगर कोई बात करें इंटेस्टाइन में ये होता है ये बीमारी होती है तो हमको मज़ा आता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को बायोलॉजी में जो फैन हो गया था मैं बायोलॉजी का, वो इसलिए थे क्योंकि मुझे साइंटिफिक नेम बड़े प्यारे लगते थे। भाई हल्दी का नाम क्या है, गेहूं का नाम क्या है, टिट्रिकम एस्टिवम कुकुरमा लौंगा, तो जबरदस्त लगता था। सोलेनम मेलोंजिनम, मतलब लगता था कि हाँ यार कोई भारी शब्द बोल रहे हैं, हम साइंटिस्ट बन गए, तो उससे मजा आता था। जैसे आपको पता होगा बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र, बॉडी सर्कुलेशन जो चैप्टर है हमारा, वहां पे एक वर्ड है गर्भ रक्ताणु पूरकता। मेरे को वो शब्द बोलने में बड़ा मजा आता और मैं घर पे आके टाइम ट्विस्टर के लोगों के साथ यूज करता था कि हाँ गर्भ रक्ताणु पूरकता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसमें आप में से बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में उनको पता होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। हिंदी वाले आप कोशिश कर सकते हो, ये डेफिनेटली क्या हम लोगों के लिए टंग ट्विस्टर है। मेरा भी खुद का प्योर हिंदी मीडियम बैच है, लेकिन हिंदी मीडियम मेरा बैकग्राउंड रह चुका है, लेकिन करीब करीब मेरे को 11 साल हो रहे हैं इंग्लिश में पढ़ाते हुए। 11 साल। बीएससी नर्सिंग के लिए मैं पिछले 2 साल से इसके बैचेस ले रहा हूँ, बाकी 11 साल का करीब करीब मेरे को इंग्लिश में तकरीबन अनुभव है कि मैं इंग्लिश में ये सब चीज़ें पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सी बातें कर ली हमने आज, जिसके बारे में आप मेरे बारे में और मैं आपके बारे में जानता हूँ। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गया, अपना नाम बताना। तो बेटा मेरा बेसिकली नाम है जयप्रकाश मेरा नाम है, और इसी नाम से आप मेरे को जानोगे भी। और आपके नाम के लिए जल्दी लाइव सेशन होगा जहाँ पे आप अपने नाम बताओगे, ठीक है? तो लाइव सेशन के लिए भी मेरे को मेरी टीम ने बोला कि सर सीधा लाइव ले रहे थे। मैंने कहा नहीं, एक बार थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बच्चे फैमिलियर हो जाएं। तो शुरू की शायद 10-12 क्लासेज जो हैं वो हम, अगर 10-12 नहीं, अगर काफ़ी कमेंट्स आते हैं 3-4 के अंदर ही, डेफिनेटली हम उससे आगे क्लास लाइव लेंगे। क्योंकि पढ़ाने में मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं है, बट ये है कि हाँ ऑफलाइन में मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मज़ा आता है, सबका नाम पता होता है, सबको सबसे बातें होती हैं। यहाँ पे एक कैमरा है, रूम में कोई नहीं है, एक टीवी लगी है, बस मैं अकेले बोले जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है, बट मज़ा आएगा डेफिनेटली। जब लाइव होगा तो मज़ा आएगा, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ शुरू के 15 मिनट के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम दिया गया वैज्ञानिक नाम जो था, उसके आधार क्या क्या है बेटा, कौन सा सही है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो वैज्ञानिक नाम, तो सबसे पहले थियरी देख लेते हैं। अब ये मैंजीफेरा इंडिका, तो थियरी क्या बोलती है हमारी? थियरी ये बोलती है कि किसी भी स्पीसीज का जो नेम है, किसी भी जाति का जो नाम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगे, किसी भी जाति का जो नाम है उसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। अब उन 2 भाग में क्या होता है, एक होता है हमारा वंश नाम, एक हो गया मेरा वंश नाम, और एक हो गया मेरा जाति संकेत पद। क्या हो गया? जाति संकेत पद। ये 2 हिस्से होते हैं। अब चाहें तो एडिशनली जो है कुछ चीजें ऐड की जाती है। वो ऐड क्या की जाती है कि यहां पे उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है शॉर्ट में, वो भी
ठीक है, जिसने इसके बारे में क्या दी हो जानकारी दी हो, उस वैज्ञानिक का या फिर इसकी खोज की गई हो, उस वैज्ञानिक की जानकारी यहां पे दी जाती है। तो ये 3 हिस्से होते हैं हमारे नाम के, पहला हो गया वंश नाम, दूसरा हो गया जाति संकेत पद एंड तीसरा हो गया मेरा वैज्ञानिक का नाम। ये 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, अब यहां पे कुछ चीजें और ध्यान रखने वाली है, वो क्या है, जो हमारा वंश नाम होता है उसका जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल। तो कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, बाकी इसके नाम को हम छोटे अक्षरों में लिखते हैं और इसके नाम को भी हम बड़े अक्षरों में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, और इसको हम लिखते हैं स्मॉल में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ चीजें मैं और बता देता हूं। अगर पादप का वैज्ञानिक नाम है, पादप का यानी प्लांट्स का वैज्ञानिक नाम है, तो उन नाम के अंदर जाति संकेत पद और वंश नाम जो हैं वो कभी भी एक समान नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। यानी कि यहां पे अगर मैं पहले पद की बात करूं और दूसरे पद की बात करूं, दोनों कभी भी सेम नाम नहीं हो सकते हैं, सेम नाम नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो कभी भी मैंजीफेरा या इंडिका कभी नहीं आ सकता प्लांट्स के नाम के लिए। लेकिन हां, अगर बात करें हम जंतु के नाम के लिए, जंतु या एनिमल्स के नाम के लिए, तो बिल्कुल ये आ सकता है। यानी वंश नाम और जाति संकेत पद जो है वो बराबर हो सकता है। जैसे एग्जांपल नाजा, इंडियन कोबरा जो है उसका नाम क्या है? नाजा। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, पादप नाम के लिए ये चीजें सिमिलर नहीं होती, यानी एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन जंतु नाम में ये चीजें अलाउ है। तो ये रूल के हिसाब से चीजें होती है। अब इनको लिखते हुए थोड़ा तिरछा लिखा जाता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो जो इसको तिरछा लिखना है, ये इसके इटैलिक्स या लेटिन उद्भव को दिखाता है। इसको दिखाता है लेटिन उद्भव को। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, यही चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इंटू 3 या इंटू 5 आप आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको वो सारी जानकारी दे रहा हूँ जिसमें आप एक नहीं, ये 3-4 क्वेश्चन हो गए एग्जाम में। तो जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये मैंने यही चीज बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके आराम से करवाऊंगा। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब आप इजीली देख पाओगे कि इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन हमारा सी है, यहाँ पे देखो पूरा नाम आ रहा है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये जो है हमारा द्विनाम बाइनोमियल सिस्टम है। बाइनोमियल जो सिस्टम है हमारा, एक काम की जानकारी और देता हूं मैं आपको। बाइनोमियल सिस्टम या द्विनाम पद्धति जो है हमारी, ये दी थी हमारे कैरोलस लीनियस ने, लेकिन उनका खुद का नाम जो था वो कार्ल वॉन नेल था। कार्ल वॉन लीनियस था। इन्होंने क्या किया, उनके खुद के नाम के जब उन्होंने द्विनाम पद्धति दी तो उन्होंने देखा कि भाई मेरे खुद के नाम के क्या है, 3 पद हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया, वॉन को हटा दिया, क्या बन गया? कैरोलस लीनियस कर दिया इन्होंने अपने नाम को। तो ध्यान रखिएगा, बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसलिए इनके नाम का पहला जो है वही अक्षर लिखा जाता है लेन कैपिटल लेटर से, और यहां पे तिरछा नहीं लिखा गया बिकॉज हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं। बाकी अगर तिरछे लिखे जाएंगे तो सारे ही लिखे जाएंगे जो इसके लेटिन उद्भव को दर्शाता है। तो आंसर हमारा फर्स्ट। बस इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, आपको मजा आएगा, चीजों को समझने में आसानी होगी कि वो चीजें हो क्या रही है। सेकंड इस बात करते हैं, अगर हम स्तंभ ए और स्तंभ 2 के पदों में, ये पद होगा, पदों में मिलान कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों का सही चुनाव कीजिए। पहला है पादपालय यानी हर्बेरियम हमारा, पूंजी यानी की हो गई हमारी, संग्रहालय म्यूजियम हो गया, ग्रंथ सूची यानी कैटलॉग हो गया। इन सब के बारे में बात करते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स, वर्गीकी के जो हमारे प्रक्रम है या फिर वर्गीकी जो ऐड है हमारे, जिनसे हम वर्गीकी को बचा सकते हैं, वर्गीकी को अध्ययन कर सकते हैं, उनको एड्स बोलते हैं। बॉटनिकल गार्डन के अंदर हम क्या करते हैं? प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। मैनुअल में क्या होता है? मैनुअल में हमको एक पर्टिकुलर सोपान, पर्टिकुलर प्रक्रम की जानकारी मिलती है मैनुअल के अंदर। ठीक है, ब्रीफ में इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी पर्टिकुलर जगह की, ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर एरिया की जानकारी मिल जाती है। फ्लोरा में हमको प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कंप्लीट। की में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विपर्याशी लक्षण होते हैं। कैसे लक्षण होते हैं? विपर्याशी 2 युग्म होते हैं। कितने होते युग्म होते हैं? 2 युग्म होते हैं, उनसे जानकारी मिलती है, यस या नो में। जूलॉजिकल पार्क में बात करें तो जूलॉजिकल पार्क में हमारे प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। म्यूजियम में बात करें तो म्यूजियम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए होता है। यहां पे डेड ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, चाहे अगर एनिमल्स है तो फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में, और अगर प्लांट्स है तो उनमें भूसा भर के, जिसको हस्क बोलते हैं, उसमें भर के इसको रखा जाता है। मोनोग्राफ में क्या होगा? मोनोग्राफ में कंप्लीटली एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन होती है। एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन मतलब एक क्लास हो गया, एक वर्ग हो गया, एक गण हो गया, एक आपका ऑर्डर हो गया, या फिर एक जगत हो गया, उसकी जानकारी होती है कंप्लीटली, वो होती है मोनोग्राफ में, ध्यान रखिएगा। फिर हर्बेरियम में बात करें, हर्बेरियम पादपालय, यहां पे क्या होता है? आपको एक शीट दी जाती है, 11.5 से 16.5 इंचेस की शीट होती है। यहां पे उस पादप का नमूना जो है चिपकाया जाता है,
नमूना चिपकाने के बाद में यहाँ इस कॉलम पे आपको कुछ नाम लिखे जाते हैं। उन नामों के अंदर आपको इसका फैमिली नेम, इसका कॉमन नेम, इसका साइंटिफिक नेम, किसने इसको डिस्कवर किया और किस डेट को डिस्कवर किया, ये 5 चीजें मेंशन की जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं टैक्सोनॉमिकल ऐड के अंदर। अब आ जाते हैं हम टॉपिक्स पे, हमारे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में देखो आप, पादपालय, पादपालय मैंने बताया बॉटनिकल गार्डन हो गया आपका, नहीं हर्बेरियम हो गया। अब ये पादपालय जो है, पादपालय के बारे में देखो, एक ऐसा स्थान जहां पादप के नमूनों को सुखाकर दबाकर पत्र पर आरोपित किया जाता है। तो बिल्कुल सही, तो पहले का तीसरा ये है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद कुंजी, कुंजी मैंने आपको बताया 2 विपर्यासी लक्षण होते हैं जो क्या करते हैं, दोनों ही या तो चीजें सही है या चीजें सही नहीं है, उनके बारे में जानकारी देगी। जैसे ये बॉटल है मेरे पास में, तो अब इस बॉटल की कुंजी क्या होगी, ये प्लास्टिक की है या नहीं, तो आपका आंसर क्या जाएगा, है। तो आपने दोनों करेक्टर में से कोई एक करेक्टर चुना। तो वैसे ही कोई जीव मिला और उसके हर एक गुण, ये इसका प्लास्टिक की क्या था, गुण था। तो वैसे मान लो कोई जीव मिला, तो हमने देखा कि इसके अंदर स्तन ग्रंथियां है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा ये मैमल्स तो नहीं होगा, स्तनधारी तो नहीं होगा, लेकिन अगर है तो ये स्तनधारी ही होगा। तो हम उसके अंदर देखेंगे फिर आगे स्तनधारियों में भी क्या है, ये अंडज है या आपका प्राणी जनन है। फिर देखें अच्छा कुंजी, तो कुंजी का आंसर क्या जा रहा है हमारा, देखो एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची एवं उनके विकल्प, 2 विकल्प हो गए यहाँ पे, उनके विकल्प होते हैं। तो ये वही बोल रहा है कुंजी के बारे में। तो चौथा तो ये तो नहीं था, ये हमारा आंसर डी हो गया। एक बार और पढ़ लेते हैं। संग्रहालय क्या हो गया बेटा हमारा, तो संग्रहालय देखो परीक्षित पादपों और जंतुओं का संग्रह, बचा के रखने फॉर्मेलिन जंतुओं के लिए, और प्रिजर्व करते हैं हम भूसे वगैरह से, किसको, पादपों को। सेकंड कौन सा हो गया अपना, ग्रंथ सूची, कैटलॉग। कैटलॉग में क्या होता है, एक जगह की जो है वो समराइज जानकारी होती है, कंप्लीट जानकारी नहीं होती, लेकिन एक जगह, एक एरिया पे कौन कौन से पादप पाए जाते हैं, किस किस जगह पाए जाते हैं, कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, किस किस जगह पाए जाते हैं, ये सारी जानकारी होती है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे अगर सेंचुरीज वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा सेंचुरीज में से पहले एक बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है और उस बोर्ड पे उस पूरे सेंचुरी का नक्शा होता है, लेकिन बीच बीच में जहां तालाब, जहां जंगल होते हैं, वहां पे एक बर्ड्स के, उन जानवरों के क्या होते हैं, एनिमल्स के डायग्राम बने होते हैं। वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस एरिया में शेर मिलेगा, इस एरिया में डक मिलेगी, इस एरिया में हिरण मिलेंगे। तो वो क्या था, वो एक आपको हाल फिलहाल में फटाफट से तत्काल क्या दे दी, आपको जानकारी दे दी। तो वो क्या था, मेरा कैटलॉग जैसा होता था। अगर वैसे बहुत सारे आपके पास में क्या होते, पोस्टर्स पे पेजेस होते हैं, तो उस बुक को हम क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। क्लियर है बेटा। तो आंसर हमारा 4th है, ये हो गया हमारा। थर्ड पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, गलत छांटते हैं। देखिए ईस्ट एक लंबे धागेनुमा कवक, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। ये हमारी ईस्ट कोशिका है। ईस्ट कोशिका कैसी होती है, एक कोशिकीय। कैसी होती है, एक कोशिकीय होती है। कैसी होती है, एक कोशिकीय। यूनिसेलुलर कैसी होती है, यूनि फॉर एक, यूनिवर्स नाम सुना है, तो यूनिवर्स मतलब एक ही दुनिया है, पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड एक ही है। तो यूनि मतलब एक कोशिकीय। तो जब एक कोशिकीय है तो सर ये ऐसी होगी भाई, केंद्र को क्या बीच में, बिल्कुल ऐसी होगी। तो है क्या ईस्ट, ईस्ट एक कवक है। तो जब ये एक कोशिकीय है तो क्या एक कोशिका से ये धागा बना सकती है, तंतु बना सकती है। तंतु बनाने के लिए बहुत सारी कोशिकाओं को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। तो यानी तंतु कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां आप देख पा रहे हो 5 कोशिकाएं और छठा नीचे अगर आप आधार मान लो तो ये कितनी 6 कोशिकाएं हो गई। तब जाके तंतु बन रहा है, तब जाके तंतु बन रहा है। तो इस तो हमारी एक कोशिका हो गई। सेकंड चीज, ओह अब यहां देखिए, ईस्ट के लंबे धागे नुमा कवक तंतु में तंतु काय होता है, मतलब तंतु की बॉडी होती है। बिल्कुल नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ईस्ट तो क्या है हमारा एक कोशिका, तो तंतु बना ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर तो गलत पूछा था, यही हो गया है। मॉरेल एंड ट्रफल जो है वो खाने योग्य होता है। डेफिनेटली मॉरेल और ट्रफल क्या होते हैं, खाने योग्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्लेविस्लैब बहुत से एल्कलॉइड्स, बिल्कुल क्लेविस्लैब जो होता है वो एल्कलॉइड्स में, क्लेविस्लैब क्या है, एक कवक है। क्लेविस्लैब क्या है, एक कवक है। ये क्या बनाती है, एल्कलॉइड्स बनाती है, जिसमें एलएसडी ड्रग बनती है। कौन सी ड्रग बनती है, एलएसडी नाम की ड्रग बनती है। उस ड्रग के बारे में बात करें तो ये ड्रग क्या करती है, हैलोसिनेशन क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, हैलोसिनेशन क्रिएट करती है, जिसको बीमारियां होती है, यानी कि अवसादक के तौर पे इसको काम में लेते हैं। किसके तौर पे, अवसादक के तौर पे इसको काम में लेते हैं, एलएसडी को। कोनिडिया जो है वो बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, जबकि एस्को बीजाणु अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये यहां है, अब अगर बीजाणु जो है वो इसके बाहर बनते हैं और ऐसे बनते चले जाते हैं, तो ये मेरा है कोनिडिया। क्या है मेरा, ये कोनिडिया, कोनिडिया। और ये मेरा, अगर बीजाणु अंदर बन रहे हैं तो ये मेरे होंगे
एस्कस बीजाणु। कौन से? एस्कस बीजाणु। एस्कस बीजाणु या एस्कोस्पोर भी बोलते हैं इसको इंग्लिश मीडियम वालों, एस्कोस्पोर भी बोलते हैं। तो ये इस संरचना से बाहर बन रहा है तो कोनिडिया। तो कोनिडिया के बीजाणु कैसे बनते हैं? बहिर्जात। जो ये अलैंगिक हो गया, जबकि एस्कस जो है वो लैंगिक हो गए, तो इसमें क्या हो गया? अंतर्जात बनते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि एस्कस बीजाणु अंतर्जात होते हैं, कोनिडिया बहिर्जात होते हैं। ध्यान रखिएगा, एस्कोमाइसीटीज का सदस्य है ये। आगे चलें तो आंसर हमारा हो चुका है फर्स्ट। कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाना है। मृतजीवी क्या है, परजीवी क्या है, लाइकेन क्या है, कवकमूल क्या है, थोड़ी बात कर लेते हैं। मृतजीवी वो होता है जो मरे सड़े गले पदार्थों पे, यानी सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं या सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो डिपेंड करता है किन पे? सड़े गले मृत पदार्थों पे। सेकंड चीज है हमारे पास में परजीवी। परजीवी क्या होता है? यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है परजीवी और परभक्षी को लेकर। परजीवी और परभक्षी दोनों ही किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा परजीवी जो होता है वो जिस पर निर्भर करता है उसको मारता नहीं है, लेकिन परभक्षी उसको मार देता है। जैसे चिड़िया एक सीड को खा जाती है, बीज को खा जाती है, तो बीज खत्म हो गया, तो परभक्षी है वहां पे चिड़िया। एक शेर, एक लायन क्या करता है? एक हिरण को खा जाता है, तो वहां पे हिरण मर चुका है, तो यानी कि लायन यहाँ पे क्या है? हमारा परभक्षी है। लेकिन जूं, मच्छर क्या करते हैं? हमसे खून पीते हैं, तो क्या हम मर जाते हैं? नहीं मरते। तो वो क्या है? वो परजीवी है, यानी कि वो हम पे निर्भर है, लेकिन हमको नुकसान पहुंचा रहे, बट हमको मार नहीं रहे। ध्यान रखिएगा, नुकसान पहुंचाना अलग शब्द है और मारना अलग शब्द है। नुकसान तो दोनों ही पहुंचाता है, लेकिन एक मार के नुकसान पहुंचाता है और एक बिना मारे नुकसान पहुंचाता है। तो जो बिना मारे नुकसान पहुंचा रहा है वो हमारा परजीवी है। अब देखो बात करते हैं क्या क्या हो गया। तो मृतजीवी क्या हो गया? मृतजीवी के बारे में बात करें तो मृत जैव पदार्थों का अपघटन, बिल्कुल सही बात है। परजीवी क्या हो जाएगा मेरा? जीवित पादपों एवं जंतुओं पर रहने वाला। डेफिनेटली पादप पे भी रह सकता है और जंतु पे भी रह सकता है बेटा, ठीक है। उसके बाद में लाइकेन क्या होता है? अब लाइकेन के बारे में बात करें तो लाइकेन क्या है? लाइकेन जो है वो हमारा एक संबंध है। क्या है? लाइकेन क्या है? मेरा एक संबंध है। लाइकेन किसके बीच में संबंध है? लाइकेन। लाइकेन जो है वो जनरली अगर हम बात करें म्यूचुअलिज्म कभी शब्द आएगा, या सभोजिता शब्द आता है, या सजीविता शब्द आता है, या सिम्बायोटिक शब्द आता है, वहां पे हमारा क्या आता है? लाइकेन आता है। तो लाइकेन के अंदर जनरली होता क्या है? शैवाल और एल्गी होती है। क्या होती है? शैवाल। शैवाल कैसे? जैसे मैं अगर यहाँ पे आपने तालाबों में देखा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये शैवाल होती है, या फिर पानी पे ऐसे, ये शैवाल होती है। इन शैवाल के नीचे क्या बैठी होती है? कलर चेंज कर देते हैं। इन शैवाल के नीचे होती है कवक। तो उनमें तंतु होते हैं, इसलिए मैं माइसिलियम जैसा बना रहा हूं। माइसिलियम को ही तंतु बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं जनरली। तो अब ये शैवाल क्या करेगी? ये शैवाल हरी है। ये अगर शैवाल हरी है तो क्या करेगी? ये शैवाल हमको पोषण देगी। हमको मतलब कवक को। तो इसको फूड देगी। क्या देगी? फूड, खाना देगी, भोजन देगी, भोजन। तो ये इसको क्या देगी? ये इसको देगी जल, और क्या देगी? मिनरल, और क्या देगी? रहने के लिए जगह, हैबिटेट। तो ये चीजें आपस में क्या करती है? एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करती है, और अगर एक दूसरे के साथ नहीं रही तो ये मर जाएगी, क्योंकि इसको खाना नहीं मिलेगा, इसको जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए, तो ये खत्म हो जाएंगे। तो इनका साथ रहना अनिवार्य है। और इस संबंध को क्या बोलते हैं? जैसे ये हमारे पास में क्या हो गई? ये है मेरे पास में शैवाल, और ये मेरे पास में क्या है? कवक। तो शैवाल और कवक के बीच के संबंध को हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो ये है मेरे पास में लाइकेन। तो ये संबंध जो है वो निकल के आता है मेरे पास में लाइकेन से, ठीक है। कवक मूल क्या है? मूल रूट किस में होती है बेटा? हमारे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन प्लांट्स में होती है। टाइडोफाइटा से शुरू होती है, ब्रायो तक तो होती ही नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं हम, आभासी होती है सब चीजें। तो माइकोराइजा यानी कवक मूल, ये हायर प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म और कवक के बीच में संबंध होता है। कैसा संबंध दिखाई देता है? बात करते हैं। ये देखिए, ये आपका कोई प्लांट है, ये आपका कोई प्लांट है। इस प्लांट्स की रूट्स है ये, इस प्लांट्स की जो ये रूट्स है, इस रूट के बारे में बात करें तो इस रूट्स में क्या होता है? इस रूट्स में ये जो मैंने कुछ हैशटैग जैसे कुछ बनाया है, ये क्या है? ये कवक तंतुओं का जाल है।
अब होता क्या है, इसकी रूट छोटी आएगी, देखो ये इसकी वजह से इसकी रूट के सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब ये कवक क्या करेगी, ये कवक जो है खनिजों यानी मिनरल्स और जल का क्या करेगी, आदान प्रदान करेगी। और ये भाई साहब क्या करेंगे, ये पौधा क्या करेगा, ये खाने का, भोजन का, किसको देगा, भोजन, क्योंकि इसके पास में क्लोरोफिल नहीं है, खाना नहीं बना सकती कवक, तो इसको देगी। तो एक दूसरे से इसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसा एक एग्जांपल और भी है, मैं बताता हूं आपको। पाइनस, जिम्नोस्पर्म का जो मेंबर है पाइनस, उसके जो सीड होते हैं, पाइनस के जो सीड होते हैं, उसके आसपास जब तक, पाइनस के जो सीड हैं उसके आसपास जब तक ये कवक नहीं आ जाती, क्या नहीं आ जाती, ये कवक नहीं आ जाती, तब तक ये सीड क्या नहीं कर पाता, ये सीड ग्रो नहीं कर पाता, क्या नहीं कर पाता, अंकुरित नहीं हो पाता, क्या नहीं हो पाता, अंकुरित नहीं हो पाता। तो यानी कि इस पाइनस सीड जो है इसके अंकुरण में कौन मदद करता है, ये कवक मदद करती है। और इस कवक को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। तो यानी माइकोराइजा की मदद के बिना पाइनस का सीड क्या नहीं हो पाता, अंकुरित नहीं हो पाता। पाइनस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, यानी कि क्या इसमें रूट, स्टेम, लीफ सब होगी। आते बात पे, कवक मूल माइकोराइजा, देखो पादप जड़ों के साथ कवकों का सहजीवी संबंध, इनके बिना एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, मैंने बोला अंकुरित हो ही नहीं सकता। क्लियर है बेटा बात। तो इसके हिसाब से हमारे आंसर है, एक सेकंड तो ये होगा नहीं, एक सेकंड ये होगा नहीं। फिर परजीवी, परजीवी क्या हो गया मेरा, मर्जीवो जंतुओं पर रहने वाला, हाँ ठीक है, थर्ड, बी का थर्ड कहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, आंसर इज फर्स्ट, ये नहीं होंगे। क्लियर है बेटा बातें। तो आपको बातें समझ में आ रही है। देखो हम कर क्या रहे हैं, हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं 4, लेकिन अब आपको पता होगा हम 4 नहीं, हम करीब करीब 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये बात आपको क्लियर दिख रही होगी कि 20 क्वेश्चन की चीजें हम कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको लाइकिन इनके बारे में बताया, कौन क्या कर रहा है, मैंने आपको यहाँ पे कवक पाइनस के बारे में बता दिया, कौन किसको दे रहा है, क्या कर रहा है, अंकुरित नहीं होंगे, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। आगे क्वेश्चन भी ऐसे बहुत सारे आएंगे। एस्कोस्पोर कैसा होता है, हमारा अंतर्जननीय, या हम बोल सकते हैं क्या अंतर्जात, और कॉनिडिया क्या होता है हमारा बहिर्जात। मैंने इसके साथ साथ एक चीज और बोली थी कि कॉनिडिया हमारा क्या होता है बेटा, अलैंगिक, क्या होता है, अलैंगिक, मैंने बोला था। और एस्कस क्या होता है मेरे, लैंगिक। तो ये लैंगिक बीजाणु है। ये सारी बातें मैंने बोली थी, इसलिए मैंने बोला था कि एक नहीं, हम एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि आप इन क्लासों को आराम से गौर से सुनिए, सारी पूरी बायोलॉजी मैं रिवाइज करवाऊंगा। चलिए, पाइनस के बीज कवक के साथ सहयोगी के बिना अंकुरित नहीं हो सकते हैं या स्थापित नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, सिंपल सी बात अभी मैंने आपको बता रखी है, क्या कि इसका कवक मूल माइकोराइजा के साथ में अनिवार्य संबंध होता है। तो आंसर इज थर्ड। तो अनिवार्य संबंध होता है, क्यों, क्योंकि इसके बिना तो ये अंकुरित नहीं हो पाएंगे। अब अंकुरित क्यों नहीं हो पाएंगे, मैंने बताया, फूड और हैबिटेट एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। ये देखो इस तरीके से, देखो कितना खतरनाक जाल दिख रहा है आपको, जबरदस्त कवक का। तो ये सारी की सारी क्या है हमारी, ये सारी की सारी कवक है। और ये क्या है मेरा, पाइनस, क्या है मेरा, ये पाइनस। थोड़ा और बेटर तरीके से देखें तो देखो यहाँ पे आपको दिख रही है ये, लेकिन इसको थोड़ा जूम किया तो देखो ये इसकी रूट्स है, और ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये कवक है, इसको भी जूम किया गया तो ये कवक है इस तरीके से। तो ये क्या करती है, ये अवशोषण में मदद करती है, किसके, खनिजों और जलों को। और भी खाना खुद नहीं बना सकती, तो खाना किससे लेती है, इस रूट्स में आया हुआ ग्लूकोज लेती है, कार्बोहाइड्रेट लेती है। क्लियर है बेटा बात, आगे चले। विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणु उद्भव में मादा युग्मकोद्भिद के साथ में विकासशील तरुण भ्रूण में कुछ समय के लिए धारण की रहती है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये सीड निर्माण की घटना है, क्या है, ये एक बीज निर्माण की घटना है। और बीज निर्माण की घटना के लिए क्या चीजें जरूरी होती है, बीज निर्माण की घटना है, ये क्या है, बीज निर्माण की घटना। देखो मैं क्वेश्चन टिक नहीं लगा रहा, मैं क्वेश्चंस के आंसर सीधे टिक नहीं लगा रहा, मैं पहले आपको थ्योरी बता रहा हूं, फिर आप क्लियर। क्योंकि बेटा मैं आपको यहाँ कोई आंसर की नहीं बता रहा कि हाँ इसका टिक कर दो, इसका वो टिक कर दो, इसका ये टिक कर दो। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको कंप्लीटली, आपने देखा कि हम लोग छठे क्वेश्चन पे, यानी कि हम स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स को रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मेरा पैटर्न रहेगा पढ़ाने का, क्योंकि जितना कम टाइम है, बहुत बड़ा सिलेबस है अपने पास में, तो चीजों को जितना जल्दी हम रिवाइज कर सकें उतना बेटर आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो मजेदार शानदार तरीके से, क्योंकि चीजें आराम से करोगे, आराम से होती चलेगी अपने आप से। चले, तो बीज निर्माण की घटना को दर्शाता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, पहला क्या होना, विषम बीजाणुकता का होना। तो विषम बीजाणुकता का होना, विषम बीजाणुकता से आप क्या समझते हो कि लघु बीजाणु होंगे और दीर्घ बीजाणु होंगे, ये बात क्लियर है। सेकंड चीज, यहां पे जो हमारा लघु बीजाणु है वो दीर्घ बीजाणु के अंदर आएगा, स्थापित होगा और भ्रूण बनाएगा, और उससे पहले ये युग्मकोद्भिद से, किससे,
युग्मकोत्भेद से बाहर गिर जाएगा। युग्मकोत्भेद से बाहर आ जाएगा। तो युग्मकोत्भेद से बाहर आ गया, इसका मतलब लंबे समय तक धारण नहीं किया, कुछ कम समय तक ही धारण किया। अगर ये धारण कर लेती तो बीज बन जाता। तो यानी ये दो घटनाएं बीज की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, टाइडोफाइटा से बीज के निर्माण की घटना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये चीजें देखने को किसमें मिलती है? ये चीजें ऐसा नहीं कि सारी टाइडोफाइट में देखने को मिलती है, नहीं, ये हमको मिलती है किसके? हनुमान जी के संजीवनी में, यानी कि दो लोगों में, सैलाजिनेला। अच्छा, साल कर लेते हैं, हाँ, सैलाजिनेला और साल्विनिया, या साल्विनिया भी बोलते हैं कई लोग। तो सैलाजिनेला, साल्विनिया, इन दो के अंदर हमको क्या देखने को मिलते हैं? ये दोनों ही गुण देखने को मिलते हैं। यानी कि ये दोनों ही टाइडोफाइटा के सबसे एडवांस प्लांट है, क्योंकि टाइडोफाइटा के बाद में आता है जिम्नोस्पर्म, जहां पे सीड बन जाते हैं। भले ही वो नेकेड बनते हैं, नग्न बनते हैं, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? अंडाशय से कवर नहीं होती, अंडाशय नहीं होता। क्लियर है बेटा बात सारी? तो यानी यहां पे हमारा जो आंसर है वो जाएगा टेरिडोफाइटा। क्या हो गया? टेरिडोफाइटा। क्लियर है? यही लाइफ साइकिल मैंने आपके सामने रखी है। मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझाया था कि देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेटेरोस्पोरस। तो हेटेरोस्पोरस में क्या होता है कि मेल और फीमेल, यानी मेगास्पोर माइक्रोस्पोर दोनों अलग अलग होते हैं। माइक्रोस्पोर मेगास्पोर के अंदर चला जाता है, और ये जो मेगास्पोर है, यानी कि जो हमारा दीर्घ बीजाणु है, वो युग्मकोत्भेद पे बैठा रहेगा। लेकिन जैसे ही देखो हमारा जो लघु बीजाणु था वो अंदर चला गया, किसमें? दीर्घ बीजाणु के अंदर। अब क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे वृद्धि करेंगे, यानी युग्मक बनेगा। युग्मक बन के फिर क्या? युग्मनज बनेगा। युग्मनज बन के फिर क्या होगा बेटा? भ्रूण बनने लगेगा। और इतने में क्या होता है कि जैसे ये बीज बनने लगता है, उससे पहले ये दीर्घ बीजाणु इस मादा युग्मकोत्भेद पे जहां बैठा था उससे बाहर आ जाता है। तो अगर ये रह जाता तो ये क्या इसमें बदल जाता? सीड में बदल जाता, लेकिन उससे बाहर आ जाता है। बात समझ में आई? जिम्नोस्पर्म में क्या होता? थोड़ा सोचना, जिम्नोस्पर्म में बाहर नहीं आता, अंदर है, तो सीड बन गया, लेकिन वहां पे इस बाहर इसके चारों तरफ क्या नहीं आई? कवर, अंडाशय नहीं आया, तो नग्न बीजी बनते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? आवर्त बीजियों में क्या होता है बेटा? ये अंदर आया, यहीं बैठा रहेगा, बीज बनेगा, और ये जो अंदर आएगा उसके चारों तरफ एक अंडाशय होता है। तो अंडाशय से क्या बन जाता है बेटा? हमारा फ्रूट बन जाता है। तो फ्रूट के अंदर ही तो सीड होते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से विशेषताओं पर विचार कीजिए। अंग तंत्र स्तर का दुष्पार्श्व समेत प्रगुहीय शरीर का खंडी भवन वे जीव संघ जो सभी उपरोक्त विशेषताओं को दर्शाते हैं, उनके बारे में विकल्प पे बात करनी है। उसके लिए पहले ये चार्ट देखते हैं, क्या बता रहा है ये? एनिमल या मल्टीसेलुलर होते हैं, बिल्कुल। तो हमको कौन कौन से गुण के बारे में अध्ययन करना है, पहले वो चेक कर लेते हैं अपन। तो यहां पे अंग तंत्र प्रकार चेक करना है, तो अंग तंत्र तो अपने पास में है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1। उसके बाद में द्विपार्श्व समेत यानी कि सिमेट्री, तो सिमेट्री भी अपने पास में है, नंबर 2। उसके बाद में हमारे पास में है प्रगुहीय और शरीर का खंडी भवन। तो प्रगुहीय बॉडी कैविटी तो है अपने पास में, सीलोम, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इनमें से आप देखो, हमसे उसने बोला था अंग तंत्र प्रकार का, तो अंग तंत्र प्रकार का अगर उसने बोला है तो अंग तंत्र तो हमको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें तो मतलब ये आंसर तो होंगे ही नहीं हमारे, खत्म बात हो गई। तो अंग तंत्र तो हमारे यहाँ पे मिलेंगे अपने को, ठीक है। अच्छा, इनमें भी नहीं होंगे, इनमें अंग ही होंगे, अंग तंत्र नहीं होगा, तो यहां से शुरू होगी बातें, मतलब आंसर हमारा इनमें से कहीं आएगा। यह बात अभी तक क्लियर है। उसके बाद में है हमारा द्विपार्श्व समेत, तो ये देखो, ये तो रेडियल हो गए, यहां से मामला खत्म। द्विपार्श्व समेत सारे के सारे हैं, मतलब आंसर अभी भी इनमें से ही कहीं है। फिर क्या, अच्छा आगे चले गए अपन। फिर क्या है अपना प्रगुहीय या फिर खंडी भवन। तो प्रगुहीय के बारे में बात करें तो ये बॉडी कैविटी सीलोम, तो ये देखो इसमें सीलोम है ही नहीं, कैविटी नहीं है, मामला खत्म। इसमें क्या है? स्यूडोसिलोम, मामला खत्म। तो आंसर हमारा इनमें से कहीं है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं पता चल रहा है आपको, ठीक है। अब हमारे पास में ऑप्शन क्या है? खंडी भवन, सेगमेंटेशन। अब खंडी भवन हमको कहां देखने को मिलता है? तो खंडी भवन के लिए मैं आपको बताता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, कौन सा करें, रेडी कर लेते हैं, चलो। एनालिडा में खंडी भवन देखने को मिलता है, ऑर्थोपोडा में देखने को मिलता है, मोलस्का में खंडी भवन देखने को नहीं मिलता। मोलस्का में खंडी भवन देखने को नहीं मिलता, अखंडी शरीर होता है इनका, आप बुक में देखोगे, ठीक है। तो यानी अखंडी शरीर है, अपने को खंडी भवन चाहिए। तो मोलस्का कहाँ है? इसमें अखंडी होता है, मोलस्का अखंडी होता है, मोलस्का अखंडी होता है। एक ही ऑप्शन है जहां मोलस्का नहीं है, तो हमारा आंसर इज बी। क्लियर हुई बात है? तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इस चार्ट को कैसे लगाना है वो मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप चीजों को हटा सकते हो। क्लियर है बेटा बातें? आगे चलें। निम्न जीवों का उनकी विशेषताओं के साथ में मिलान कीजिए। तो बात करते हैं पायला। पायला के बारे में बात करें तो क्या है हमारे पास में? पायला के किसको बोलते हैं? एप्पल स्नेल को बोलते हैं। इसका कॉमन नाम क्या है? एप्पल स्नेल। ध्यान रखिएगा, पायला का
इसका वैज्ञानिक या कॉमन नेम क्या है एक तरीके से, एप्पल स्नेल, घोंगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, घोंगा। तो पहला सदस्य किसका है, मोलस्का का सदस्य, किसका सदस्य है, मोलस्का का सदस्य है। और इसमें क्या होती है, रतोजिबा होती है, क्या होती है, रतोजिबा होती है, रेड्यूला इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड्यूला बोलते हैं, रेड्यूला वो होती है इसमें। आंसर थर्ड। बॉम्बिक्स क्या है, एक ऑर्थोपोडा है। बॉम्बिक्स क्या है, एक ऑर्थोपोडा है। बॉम्बिक्स ऑर्थोपोडा है। तो ऑर्थोपोडा में क्या होती है हमारी, मैलपीजन टिब्यूल, किसके लिए, उत्सर्जन के लिए, किसके लिए, उत्सर्जन के लिए मैलपीजन टिब्यूल होती है, ठीक है, बॉम्बिक्स। फिर प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया हमारा टीनोफोरा का मेंबर है। इसमें क्या होती है, कंकड़ पट्टिकाएं होती है, क्या होती है, कंकड़ पट्टिकाएं होती है जो इसके गमन में सहायता करती है। बताएंगे, चलो पहले बता ही देते हैं। ये देखो यहां पे बात करें प्लेटी हेलमिंथेस में क्या आ रही है हमारी, फ्लेम सेल। ये देखो प्लूरोब्रेकिया, एनसीईआरटी में आपको डायग्राम ये देखा, ये जो 8 आपको पट्टिकाएं दिख रही है, ये एक्चुअल में ऐसी फुटबॉल जैसा नहीं होता ये, या बास्केटबॉल जैसा नहीं होता, ये अलग अलग होती है। जैसे इस तरीके से ये दिख रहा है, तो ये 10 आपको देखो, 2 अंगूठे हो गए, अंगूठों को छोड़ दो, अगर ये कुछ ऐसा है तो ये ऐसे ऐसे घूमती रहती है, दिख रहा है आपको 8 इस तरीके से। तो अब देखो यहां पे ये प्लूरोब्रेकिया, तो ये 8 ऐसी कंकड़ पट्टिकाएं। दूसरा इसमें एक और गुण क्या होता है, जैव संदीप्तिका, किसका, जैव संदीप्तिका, मतलब ये चमकते हैं रात में बैठ के, तो जैव संदीप्तिका गुण होता है, समुद्र के अंदर चमकता है, लाइटें लगती है एकदम। ये है मेरा एप्पल स्नेल, क्या है मेरा ये एप्पल स्नेल। उसके बाद में यहां बात करें मैलपीजन टिब्यूल, किसके अंदर होती है, इंसेक्टा के अंदर, यानी आर्थ्रोपोडा के अंदर। कहां, ये देखो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे होती है। मैंने क्या सवाल बोला, मिड गट और हाइंड गट, मध्य आंत्र और पश्चांत्र के मध्य जंक्शन जो होता है बेटा, वहां पे होती है, ध्यान रखिएगा, मैलपीजन टिब्यूल्स। क्वेश्चन यही आते हैं कि मैलपीजन टिब्यूल्स, मैलपीजन नलिकाएं होती कहां है, तो मध्यांत्र और पश्चांत्र के जंक्शन पे, यानी जॉइंट पे, संधि स्थल पे। फिर ये पहला एप्पल स्नेल देखो कुछ इस तरीके से दिखाता है, एप्पल जैसा दिखाता है, इसको एप्पल स्नेल बोलते हैं बस, इसलिए मैंने ये बाहर आके निकला बताया ऑर्गेनिज्म, जीव, और ये इसके अंदर घुस गया खोल में, इसलिए मैंने आपको बताया। यहाँ पे इसका शरीर अखंडी है, और इसके मुंह में क्या होती है, रेडुला एक जीव होती है बेटा, जिसे खाने को क्या करता है, ये एकदम कंकर से एकदम पीस लेता है रेडुला से। क्लियर है बेटा बातें। तो यानी हमारा आंसर जो है वो पहला, ए का थर्ड, तो थर्ड तो सबका ही है, मतलब आंसर ये तो नहीं होगा। बॉम्बिक्स जो है मैलपीजन टिब्यूल्स, यानी कि बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, आंसर सी। क्लियर है। अब देखो उस बीजांडन्यास को क्या कहा जाए जिसमें बीजांड जो है वो अंडाशय की भीतरी भित्ति पर परिधि भाग से विकसित हो। परिधि भाग से मतलब बॉर्डर से, परिधि से। ये है हमारे पास में 5 प्रकार के। मार्जिनल प्रेजेंटेशन बेटा किसमें होता है, मटर के अंदर होता है, किसमें होता है, मटर में होता है। फिर बेटा एक्सेल के बारे में बात करें, एक्सेल में क्या होगा, एकदम अक्ष से होता है। कहां से होता है, अक्ष से होता है। कहां से, अक्ष से। तो अक्ष से देखो अलग अलग भागों में टुकड़े हो रहे हैं बेटा। पैराइटल में क्या हो गया, परिधि से टुकड़े हो रहे हैं देखो, लेकिन परिधि से टुकड़े पूरे पूरे नहीं हो रहे हैं, परिधि से टुकड़े पूरे पूरे नहीं होते। जब पूरे पूरे नहीं होते इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी पट। क्या बोलते हैं, आभासी पट। कैसा पट, आभासी पट। और इस आभासी पट का नाम क्या होता है, रैल्पम। क्या होता है, रैल्पम। ये रैल्पम हमको कहां देखने को मिलता है, ये रैल्पम हमको देखने को मिलेगा किसमें, ब्रेसिकेसी के मेंबरों में। किसमें, ब्रेसिकेसी के मेंबरों में देखने को मिलेगा, यानी कि आपका मस्टर्ड, सरसों, ये सब इनके अंदर। फिर है फ्री प्लेसेंटेशन। फ्री मतलब क्या, सेंटर पे है, लेकिन देखो यहां पे इसने कुछ टुकड़े नहीं किए, ये भी आवासीय एक तरीके से, लेकिन ये भी सेंटर, लेकिन इसने टुकड़े कर दिए 3 भागों में। ठीक, ये अंतर है देखना, फ्री प्लेसेंटेशन में और एक्सेल के अंदर। ये किसमें देखने को मिलता है हमको, टमाटर में। बेसल, बेसल मैरीगोल्ड वगैरह में देखने को मिलता है, ये मैरीगोल्ड फ्लावर जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, बेसल टाइप का। तो ये प्लेसेंटेशन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अच्छा, आंसर हमने टिक नहीं किया ना। भित्ति, क्लियर है, भित्ति से बनता है। आगे चलें, शकरकंद किसका रूपांतरण है। अब शकरकंद बच्चों को बहुत सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं, ट्रिक बता देता हूं मैं। क्या, जो भी आप तना कैसा होता है, भूरे, तो जो तना भूरा होता है, तो जितने भी आपको भूरी भूरी चीजें दिखाई देती है, जैसे आलू, अदरक, और क्या होती है हमारी जो अरबी होती है, ठीक है, कोलोकेशिया, तो वो भी क्या होती है हमारी, भूरी होती है। तो वो सब तने के रूपांतरण है, वो सब तने के रूपांतरण। अब जो कलरफुल रंग बिरंगा दिखता है, जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, ये सब क्या है बेटा हमारी रूट्स। किस प्रकार की रूट है ये, अपस्थानिक प्रकार की रूट है। कैसी, अपस्थानिक प्रकार की रूट है। मैं बता देता हूं कैसा दिखाई देता है। ये देखो, ये इसका पादप का हिस्सा हो गया और ये रूट निकली, तो ये इसकी प्राथमिक रूट है, जबकि ये इसकी द्वितीयक रूटें हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की रूट है बेटा, ये है हमारी अपस्थानिक रूट। क्या रूट है, अपस्थानिक। अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। अंदर की मतलब ऐसे थी पत्तियां,
लेकिन अत्यधिक शुष्क मतलब वातावरण में क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, ड्राइनेस है, शुष्कता है, पानी नहीं है, तो क्या होगी, पानी बचाने के लिए मुड़ जाएगी ये अंदर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कारण है, तो ये मुड़ती किस वजह से है, तो ये मुड़ती है बेटा पादप में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को बोलते हैं बुल्ली फॉर्म कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, बुल्ली फॉर्म कोशिकाएं। ये बुल्ली फॉर्म कोशिकाओं में क्या होता है, जब पानी भर जाता है इनके अंदर, जब पानी इनके अंदर भर जाता है तो एकदम टाइट हो जाती है, तो टाइट होती है पत्ती को मोड़ देती है, लेकिन जब पानी इनसे खाली हो जाएगा तो ये फैल जाएगी। तो यानी कि जब शुष्कता का वाला वातावरण होगा तो क्या करेगी, अपने अंदर पानी भर लेती है ये इकट्ठी हुई, लेकिन जब वातावरण में नमी है तो पानी वाष्पोषण की दर क्या हो जाएगी, मान लो कम है, तो ये पानी अपने अंदर से निकाल देगी, पत्तियां कैसी हो जाएगी, खड़ी ऐसे सीधी स्ट्रेट। उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश गिरेगा और ज्यादा से ज्यादा खाना बनेगा। ठीक है, तो बुल्ली फॉर्म कोशिकाएं जो होती है उनकी वजह से होता है बुल्ली फॉर्म कोशिका। टाइलोसिस क्या होता है, टाइलोसिस कुछ नहीं बेटा, जाइलम और जो होती है आपकी फ्लोएम होती है, वहां पे इनको जनरली फ्लोएम वगैरह में क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, और ये वाहिकाएं हैं, वाहिकाएं बंद हो जाती है, बंद होकर बेटा इनमें क्या होता है, रेजिन, इन जहां जिन कोशिकाओं में बंद होती है कोशिकाएं बाहर आकर एकदम गुच्छा बना लेती है, ऐसे एक दूसरे में घुस जाती है, एकदम कंप्लीट ब्लॉक कर देती है। ठीक है, बाधा पैदा कर देती है, उसमें फिर इसके अंदर कुछ रसायन होते हैं, जैसे रेजिन हो गया, ठीक है, म्यूसिलेज हो गया, तो इस प्रकार के रसायन में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, किसकी वजह से, टाइलोसिस की वजह से। और यही क्या बनाता है बेटा, हमारी जो लकड़ी होती है उसको दीमक रहित बनाने में मदद करते हैं। तंत्रों के बंद होने में इसका कोई रोल नहीं है, तो क्या है, बुल्ली फॉर्म कोशिकाओं क्या हो जाती है बेटा, शिथिल हो जाती है, क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। अनावर्त बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है, तो अनावर्त बीजी मतलब क्या होगा मेरा, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म यानी कि क्या होगा मेरे, अंडाशय नहीं होता। ठीक है, तो इसमें फ्लोएम में पूछा गया है, तो फ्लोएम में होता क्या है, तो फ्लोएम में हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, देखो ये है कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स है बेटा, और ट्रैकेट वेसल्स है हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल जो है वो नहीं होती, किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती, ध्यान रखिएगा, क्या नहीं होती, जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल जो है वो दोनों ही क्या होती है, होती नहीं है। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं किसमें होती है, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं किसमें होती है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जो इसमें ये नहीं होती, कंपेनियन सेल नहीं होती, तो उसकी जगह कौन होती है, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एल्ब्यूमिनिया कोशिकाएं उसमें होती है। भाई किसी ना किसी को तो सचर कोशिकाएं की जगह लेनी पड़ेगी, तो कौन होती है, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं, तो ये पाई जाती है, अभाव थोड़ी होता है इसका, ये तो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बोला था इंटू 5 वाली चीजें, जिम्नो एंजियो में कुछ अंतर है। अब कौन कौन से अंतर आपको ध्यान रखने हैं वो बस ध्यान रखिएगा। यहां पे जनन के जो अंग होते हैं एंजियोस्पर्म में, यानी कि आवर्त बीजियों में, आवर्त बीजियों में जनन का अंग कौन होता है, फ्लार, जबकि अनावर्त बीजियों में क्या होता है, कोण, क्या होता है, कोण। कभी अगर आपने देखा हो कोण को तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमारा कोण, ये इस टाइप के कोण जो है वो पादप के बीच में से निकलते हुए दिखाई देते हैं, ये उनके जनन अंग है, तो किसके, जिम्नोस्पर्म के। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि फ्लावर है इसमें जनन अंग और इसमें क्या है, कोण है। फिर ये ओवरी से बंद होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें फल होता है अंडाशय, जबकि इसमें अंडाशय नहीं होता, तो ये नेकेड सीड होते हैं, इसलिए इसको अनावर्त बीजी बोलते हैं, इसको आवर्त बीजी बोलते हैं। फिर इनमें सीजनल लाइफ साइकिल चलता है और ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, ये हमेशा ग्रीन रहते हैं। फिर इनमें ट्रिप्लॉइड यानी त्रिगुणित उत्तक भी पाया जाता है, जबकि इसमें अगुणित उत्तक ही पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको हार्डवुड बोलते हैं और इसको सॉफ्टवुड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सॉफ्टवुड बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सारी बातें। तो बेसिकली क्या देखा हमने कि कुछ एग्जांपल्स देखे हमने, क्या, जिसमें एप्पल है, हमारा डोडेलियन है, व्हीट है, मैपल है, रोज है, वॉलनट है, जो चीजें हमको हमारे आसपास दिखती है वो सारी की सारी क्या है, हमारी जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जो हमको दिखता है हमारे कहाँ, जहां बर्फ के पहाड़ होते हैं वहां पे हमको जो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं वो जनरली कौन से होते हैं हमारे, ये। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ की जो पत्तियां होती है वो फ्लैट होती है, ऐसी। तो पहाड़ों पे क्या होता है भाई, पहाड़ों पे एकदम सूखा है क्योंकि बर्फ है ना, वहां पे पानी तो उसमें आपका द्रव्य अवस्था में मिल नहीं रहा है आपको, तो वहां पे पत्तियां क्या होती है बेटा, पॉइंटेड यानी नीडल की शेप की होती है, ऐसे ऐसे तीखी तीखी पत्तियां होती है, तो नीडल शेप की, जबकि यहाँ पे पत्तियां फ्लैट होती है। पाइन के पेड़, स्प्राउस के पेड़, जिंगियो के पेड़ और साइप्रस के पेड़, ये वहां पे हमको बहुत सारा ज्यादा जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर है बेटा बातें। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं पश्चिमाधारी उपकला कोशिकाओं, कणों तथा श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी है। तो विशेष दिशा में संचालन मतलब क्या, कि ये किसी चीजों को एक विशेष दिशा में क्या कर रही है, गति करवा रही है।
तो ये गति हमको कहाँ देखने को मिलती है? हमारे श्वसन मार्ग में। श्वसन मार्ग में क्या होता है कि जो श्लेष्मा म्यूकोसा होता है उसको देखो, जब हमको जुकाम नहीं हो रखा होता है तो श्लेष्मा नीचे जा रहा होता है, लेकिन जब हमको जुकाम हो जाता है तो श्लेष्मा ऊपर आ रहा होता है, मतलब बाहर निकलती है नोजी के फॉर्म में हमारी। तो यानी कहना क्या है और चाह रहा है, ये विशेष दिशा में गति करते हैं। क्या करते हैं? विशेष दिशा में गति करते हैं। तो विशेष दिशा में गति एक तो मैंने बता दी श्वसनिकाओं वगैरह में, किसकी? श्लेष्मा की। क्यों होती है वो गति विशेष दिशा में? क्योंकि जब कोई बाहर से पैथोजन आता है तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है, हमारे शरीर को पता चल जाता है कि यार कुछ आ गया है तो उसको बाहर निकालो, तो वो गति पलट देते हैं, तो यानी कि चीजें बाहर आती है। तो जो सर्दी जुकाम के समय ही हमको क्या आता है? नोजी आती। क्यों? वो गति बाहर आती है। ऐसा नहीं कि अभी हमको नोजी नहीं आ रही है, बट वो अंदर जा रही है क्योंकि कोई बाहर का पैथोजन आया नहीं है, शरीर को पता चला नहीं है। सेम ऐसा ही फंडा, जब हम खाना खा रहे हैं तो मुंह में बाल आ जाता है, हमको पता नहीं चलता, तो फटाक से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, हमको उल्टी आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाल जो होता है वो हमारा बना होता है केराटिन प्रोटीन का, और केराटिन प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में केराटिनेज एंजाइम के द्वारा पचता है, जो वो केराटिनेज एंजाइम हमारी बॉडी में है ही नहीं। तो हमारी बॉडी को पता है कि जो आपने खाया है वो हमारे में पचा नहीं सकती, तो वो उसको बाहर निकाल देती है, इसलिए हमको उल्टी आती है। क्लियर है? तो यानी हम सेकंड ऑप्शन देखें, अंडाशय। मादाओं में अंडाशय से अंडे को कौन पकड़ती है? फिम्बरी, अंडवाहिनी की ऐसा शेप होता है उसका। तो अब वो क्या करेगी? इस तरीके से अंडाशय से पकड़ लिया, अब वो अंडाणु क्या होगा? गति करता हुआ जाएगा। कहां पे? एम्पुला स्तंभ संगम स्थल पे। फिर अंदर से शुक्राणु आएगा, आपस में मिलेंगे, निषेचन होगा इस तरीके से। तो यहां पे जो है वो आपका अंडाणु को गति करवा रहे हैं, अंडाणु को गति करवा रहे हैं। अंडाणु यहां आया, यहां आया, यहां आया, तो अपनी मर्जी से थोड़ी ना चल के आया, इसको ऐसे पक्षमाभिकाएं कोशिकाएं थी वो इसको धक्का दे रही थी उस तरफ। तो यानी गति कहां देखने को मिल रही है हमको? श्वसनिकाओं में और अंडवाहिनी में। क्लियर है बेटा बातें? तो आंसर फर्स्ट। तिलचट्टे के आहार नाल से मुख और आरंभ करके अंगों का उचित क्रम बताओ। मतलब तिलचट्टे की आहार नाल का क्रम बताना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्या है। अब देखो पहले तिलचट्टे पे आ जाते हैं। तो ये रहा हमारा फेरिंग्स, उसके बाद में बात करें फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में क्रॉप, फिर गिजार्ड, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये आता है हमारा इलियम, फिर कोलन और फिर रेक्टम। तो ये हमारे पास में 7 स्टेप हो गए। अब फेरिंग्स को क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ईसोफेगस को क्या बोलेंगे? ग्रसिका। क्रॉप को क्या बोलेंगे? शस्य। और गिजार्ड को क्या बोलेंगे? पेशनी। इलियम, कोलन, रेक्टम हमारे वही हो गए। तो यानी हमारा ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर शस्य, फिर पेशनी और फिर इलियम, कोलन, रेक्टम, ECR। अब देखो यहां पे ग्रसनी, ग्रसिका, इलियम नहीं, ग्रसनी, ग्रसिका, शस्त्र, पेशनी, इलियम, कोलन, रेक्टम, ठीक है। तो यहीं से हमारा आंसर आ गया वैसे तो। फिर यहां अगर गलती देखें तो पहले ये आ गया, ये पहले आना चाहिए था, ये भी वही सेम गलती है, तो यानी ऑप्शन हमारा बी जाएगा। यहां से देख लिया। एक और चीज देखो, यहां पे हेपाटिक सीका है। ये हेपाटिक सीका का काम क्या होता है? ये एंजाइम्स निकालता है। क्या निकालता है? एंजाइम निकालता है। किसके लिए? पाचन के लिए। तो ये होता कहां है? तो देखो ये क्रॉप और मिजेंट्रिक, यानी कि हम बात करें फोरगट यानी अग्र आंत्र, अच्छा हिंदी में लिख देते हैं, चलो इंग्लिश दोनों हिंदी में लिख देते हैं। अग्र आंत्र जो है और मध्यांत्र के बीच में, कहां होती है? अग्र आंत्र और मध्यांत्र के बीच में। अब आपको एक चीज याद आ रही हो कि मध्यांत्र और पश्चांत्र के बीच में क्या होता है? मैलपीजियन टिब्यूल्स। तो ये रही मैलपीजियन टिब्यूल्स। देखो तो अग्र और मध्य के बीच में कौन है और मध्य और पश्च के बीच में कौन है, ये बातें ध्यान रखनी है। हेपाटिक सीका बोलते हैं इसको, हेपाटिक सीका। क्लियर है? आगे चलें। कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनी सेलुलाई सेलुला का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया? तो किसने प्रतिपादन किया था? हमारे रुडोल्फ विर्कोव ने। जो सेल थियरी है, कोशिका सिद्धांत है, उसमें 3 लोगों का हाथ है। कोशिका सिद्धांत में 3 लोगों का हाथ है। कोशिका सिद्धांत, अब ये कोशिका सिद्धांत 1838 और 1839। थियोडर स्वान और एक है हमारे मैल्थियस स्लाइडिन। तो थियोडर स्वान और मैल्थियस स्लाइडिन ये थे हमारे 2 साइंटिस्ट जिन्होंने मिलकर 1838 और 1839 में कुछ स्टेटमेंट दिए। वो स्टेटमेंट जो कुछ कथन दिए वो किसके लिए? कोशिका सिद्धांत बने। अब हमको जनरली कुछ जो क्वेश्चन आते हैं, थियोडर स्वान के बॉटनिस्ट है, जूलॉजिस्ट है, ये नहीं पता होता। तो थियोडर जो स्वान है, स्वान बोलते हैं संस्कृत में कुत्ते को, संस्कृत में डॉग को या कुत्ते को क्या बोलते हैं? स्वान बोलते हैं। तो यानी कि डॉग अगर वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? जूलॉजिस्ट है। क्या है? जूलॉजिस्ट, यानी कि प्राणी वैज्ञानिक है। मैल्थियस स्लाइडिन, स्लाइड किसकी बना रहे हैं हम जनरली? हम जब क्लास 11 12 में होते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, हालांकि अब तो बंद हो चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो क्लासेस होती है बायोलॉजी की, उसमें क्या होता है? स्लाइड प्लांट्स की बनाते हैं जनरली। तो आप देखते हो प्याज की स्लाइड्स अगर हम गोल गोल ऐसे काटें तो स्लाइड्स बनती है उसकी।
तो स्लाइड्स प्लांट्स की बनती है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, बॉटनिस्ट। क्या है ये, बॉटनिस्ट, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सारी बातें, ओके। अब इन लोगों ने क्या नहीं बताया, इन लोगों ने ये नहीं बताया कि सेल जो है, न्यू सेल जो है वो कहां से आती है, न्यू सेल जो है वो कहां से ओरिजिनेट हुई है, न्यू सेल आई कहां से है, उद्भव कहां से हुई है, वो इन्होंने ये नहीं बता पाए। उस बात को किसने बताया, उस बात को एक और महान वैज्ञानिक ने बताया जिनका नाम था रुडोल्फ विर्कोव। इन्होंने बताया कब बेटा, 1855 में। इन्होंने बोला था कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से आ रही हैं, और इसी को बोलते हैं क्या, ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूले। यही बात यहां पे बोलिएगा, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। तो ये किसने बोली, रुडोल्फ विच ने, या विर्कोव भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। तो यहां देखो, एक कोशिकाओं से दो कोशिकाएं बन गई। तो ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला जो है वो टर्म किसने दी, रुडोल्फ विर्कोव ने दी थी, जर्मनी के ये बॉटनिस्ट थे। क्लियर है। निम्नलिखित में से सूत्रकणिकाओं के संबंध में कौन सा कथन जो है वो अनुचित है, गलत है, तो गलत को छांट लेते हैं अपन। तो कौन सा कथन गलत है, सूत्रकणिकाएं अधात्री में एक वृत्तीय डीएनए, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं चलो। ये मेरे पास है माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या है बेटा, दोहरी झिल्ली दिख रही है आपको, एक, अच्छा कलर चेंज करते हैं, ये एक और ये दूसरी। तो दूसरी में जो अंदर की तरफ है वो क्या बना रही है, वलन बना रही है। इन्हीं वलन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसी के अंदर क्या होते हैं, श्वसन होता है। क्या होता है, श्वसन, यानी एटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। उसके एंजाइम भी कहां होते हैं, इसी अधात्री में होते हैं। कहां होते हैं, अधात्री यानी मैट्रिक्स में होते हैं, सिवाय एक एंजाइम के। और वो एंजाइम कौन सा होता है हमारा, एसडीएच। कौन सा होता है, एसडीएच, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। क्या करता है ये, सक्सेनिक एसिड को किसमें चेंज करता है, फ्यूमारिक एसिड में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है, फ्यूमारिक एसिड में। ये एंजाइम होता कहां है सर, अधात्री में नहीं होता। तो ये होता है, ये जो हमारी अंदर वाली झिल्ली है, कौन सी झिल्ली है, अंदर वाली झिल्ली होती है, इसके अंदर होता है। मतलब वो अधात्री में नहीं होता, अंदर वाली झिल्ली में होता है। कौन सा एंजाइम, एसडीएच एंजाइम। एग्जाम में कई बार आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, ये बाहर वाली झिल्ली, ये अंदर वाली झिल्ली। तो एसडीएच भाई साहब कहां बैठे हैं, अंदर वाली झिल्ली पे बैठे हैं। क्या कर रही है, सक्सिनेट एंजाइम को फ्यूमरेट में चेंज कर रहे हैं। किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, आगे चले। अच्छा टिक किया क्या हमने। तो सूत्रकणिकाएं अधात्री में एक वृत्तीय डीएनए और राइबोसोम रखती है, बिल्कुल रखती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा एक और चीज बता देता हूं मैं यहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है मेरा, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेरा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। क्यों है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, कोई बताएगा मेरे को। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है। तो खुद का आरएनए, खुद का डीएनए है, तो इसको क्या है, अच्छा क्या सारी जानकारी इसमें होती है, नहीं, कुछ जानकारी हमारे कोशिकाओं के केंद्रक में होती है। ये तो कोशिका का क्या है, कोशिकांग है। तो अर्ध स्वायत्त कोशिका की आधी जानकारी आधे काम में खुद कर सकता है, लेकिन पूरे पूरे काम नहीं कर सकता। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज, किस किस कोशिकांग में खुद के डीएनए होते हैं। तो बेटा डीएनए जो है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो सूचनाओं को क्या करता है बेटा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्थानांतरित करता है। प्रभावी रूप से प्रकट करने में कौन हाजिर होता है, हमारा आरएनए, लेकिन स्थानांतरित करने में कौन होता है, डीएनए। ये बात ध्यान रखिएगा, आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण डीएनए से होता है, जबकि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रकटन जो है वो आरएनए से होता है। तो डीएनए किस किस में होता है, कैसे पता चलेगा हमको, कौन कौन से कोशिकांगों में डीएनए होता है, या फिर कौन कौन से कोशिकांग जो है वो, जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, कौन कौन से कोशिकांग दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, और वो डीएनए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी अणु है बेटा, सबसे जरूरी अणु है, सूचनाओं को धारण करके बैठा है। इसीलिए तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, दो झिल्लियां बनाते हैं। सुरक्षा के लिए हम दो झिल्लियां बनाते हैं। तो जहां जहां डीएनए वहां वहां दो दो झिल्लियां, जैसे तीन ऑर्गन है हमारे पास में, केंद्रक यानी केंद्रिका के बारे में बात करें बेटा, या फिर हमारे पास में डीएनए और एक डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एक और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। तो हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रिका, इन दोनों के अंदर ही डीएनए होता है, इसलिए इन दोनों के ऊपर दो झिल्लियां होती है। क्लियर है, ये बातें थोड़े ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन के अंदर हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं आराम से। अभी आप देखो 17 क्वेश्चन पे आए, लेकिन आप सोचो कि 17 क्वेश्चन पे आए, हम करीब करीब 50 से ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज परिवहन में इंसुलिन पे निर्भर करता है, तो ग्लूकोज परिवहन में इंसुलिन पे निर्भर करता है। तो इंसुलिन पे निर्भर, क्योंकि ये क्या है, प्रोटीन चैनल है। क्या है, प्रोटीन चैनल है। कैसे, ये देखो आपके क्वेश्चन आया, तो यहां पे GLUT4 क्या है, एडेबल
ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में। क्यों? क्योंकि ये किसकी हेल्प से करता है बेटा? इंसुलिन की हेल्प से करता है। किसकी हेल्प से? इंसुलिन की हेल्प से करता है। आप इसे पढ़ लेते हैं। कोलेजन फाइबर क्या है? ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब क्या होता है? ये उत्तक को बना के रखते हैं, ठीक है। फिर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन वो एक हार्मोन है। एंटीबॉडी एक फाइटिंग इन्फेक्टिंग एजेंट है। रिसेप्टर ये भी क्या, जैसे स्मेल, टेस्ट बड, हार्मोन, इन सब ये सब क्या करते हैं? रिसेप्टर से ग्रहण करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे प्रोटीन हैं। ये सारे के सारे प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। ये सब के सब प्रोटीन है बेटा, सब के सब। एंटीबॉडी, रिसेप्टर, ट्रिप्सिन, कोलेजन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सा प्रोटीन है? इन सब के नाम होंगे आप छाट। जनरली एंटीबॉडी का, आपका इंसुलिन का, कोलेजन का, रिसेप्टर इंपॉर्टेंट होगा। हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि रिसेप्टर जो ग्राही है हमारा, रिसेप्टर मतलब ग्राही, ग्राही भी क्या हमारा प्रोटीन है? बिल्कुल। हमारी बॉडी में जो कुछ है सब प्रोटीन है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि प्रोटीन ही एक्सप्रेस होता है। कॉन्कावेलिन ए क्या है? कॉन्कावेलिन ए क्या है? एक लैक्टिन्स है। कॉन्कावेलिन ए क्या है? एक लैक्टिन्स है। देखो कैसे। पिगमेंट है हमारे पास में केरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन। एल्केनॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन। टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन्स। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल है। टॉक्सिन्स में एम्ब्रिन और रेजिन है। लैक्टिन्स में कॉन्कावेलिन ए है। दिख गया कॉन्कावेलिन ए। ड्रग के अंदर विनप्लेस्टिन और कुकुरमिन है, ये कैंसर में काम में आती है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबड़, गम, सेलुलोज, कौन से? म्यूसिलेज वगैरह, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक समूह। एंथोसाइनिन हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? पिगमेंट है। आपने देखा होगा बेटा, पिगमेंट ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सारे के सारे वसा में घुलनशील होते हैं सिवाय इस एक के। एंथोसाइनिन ही एक ऐसा पिगमेंट है जो जल में घुलनशील होता है। दूसरी बात, ये सारे के सारे पिगमेंट जो है वो कोशिकाओं में अलग अलग जगह होते हैं, जनरली हरित लवक के अंदर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एंथोसाइनिन, ये जो है वो हमारा रिक्तिका में होता है। किसकी रिक्तिका है? रिक्तिका के अंदर होता है। दो इंपॉर्टेंट बातें, रिक्तिका और हो गया हमारा जल में सॉल्युबल, यानी कि जल में घुलनशील। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शन लेके चलता है इस मामले में, क्योंकि बाकी सब तो अलग जगह होता है और ये अकेला रिक्तिका में बैठा होता है। ठीक है, क्लियर है बातें? चलें, ये इसके साथ क्वेश्चन हमने आंसर कर लिया ना हमने। हाँ, कॉन्कावेलिन ए है, लैक्टिन। अब देखो G0 अवस्था की कोशिकाएं क्या होती है? तो G0 अवस्था की कोशिकाएं क्या होती है? G0 अवस्था में क्या होता है? कोशिकाएं जो है वो कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती है, रेस्टिंग फेज में आ जाती है। तो देखते हैं, तो यहां पे देखो G1, S, G2 और माइटोसिस, और फिर यहां कोशिका विभाजित हो गई दो, और फिर कोशिका अगली कोशिका चक्र में प्रवेश करने से पहले बाहर आ गई। तो इसको बोलते हैं बेटा मुक्त अवस्था, या रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, शांत अवस्था भी बोलते हैं, या विश्राम अवस्था भी बोलते हैं। इसमें कोशिका ग्रो करती है लेकिन विभाजित नहीं होती। क्या नहीं होती? विभाजित नहीं होती। अपनी सारी एक्टिविटी को इतना कम कर लेती है कि बस ये जिंदा रह सकती है। क्या रह सकती है? सिर्फ जिंदा रह सकती है, मर नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें कोशिका चक्रण की अवस्था, अच्छा मैंने टिक नहीं किया है ना, हाँ, तो क्या होगा? चक्र को समाप्त कर देती है? नहीं। बाहर निकल जाती है? बिल्कुल सही। तो बाहर निकल जाती है। प्रवेश करती है? नहीं। स्थगित करती है? नहीं। चक्रण की अवस्था के बारे में बात करें तो हम अभी हमने देख के आए हैं G1, उसके बाद में S, फिर G2, फिर M। अभी देखा कि नहीं देखा? ये देखो G1, S, G2, M। क्लियर है? M में भी अगर पूछ लें तो बेटा आप तैयारी कर रहे थे या फिर नाम सुना होगा कभी प्री मेडिकल टेस्ट, है ना? तो बस आपको यहाँ पे PMT ना करके क्या करना है बेटा? PMAT करना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद में आएगा हमारा, कोशिका तो विभाजित हो गई है, अब विभाजित करना है कोशिका द्रव्य, और उसी को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो ये पद थोड़े ध्यान रखना M के अंदर के, ठीक है? और इस पूरे को मिला के बोलते हैं इंटरफेस, यानी कि हमारा G1, S, G2 और ये M, इसको बोलते हैं इंटरफेस। कौन सा फेज? इंटरफेस। इंटर मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच में कौन सा? ये पहला M और दूसरा M, उनके बीच में वापस से ये रिपीट होगा ना, G1, S और G2, इसलिए इसको इंटरफेस बोलते हैं। M के अंदर बात करें तो M के अंदर P, M, A, T, और फिर आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस, बातें क्लियर है? पक्का पक्का? देखो पढ़ने में मजा आ रहा है, मैं साथ थ्योरी इसलिए करवा रहा हूं ताकि चीजें सारी रिवाइज हो, चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज हो। ये कराने का मेरा मकसद यही है कि इसमें आपको सब चीजें रिवाइज करवा पाऊं, ठीक है? मैं आपसे एक छोटी सी चीज आपसे बोल रहा हूं कि कुछ चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ये सारी पीडीएफ आपको आराम से मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे आपको सब चीजें आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई एक सिंगल पैसा नहीं देना आपको। क्योंकि देखो मकसद क्या है? चीजों को प्रोवाइड करवाना, और आपका मकसद क्या होना चाहिए? जो चीजें आपको क्वालिटी मिली है उसको आप इंप्रूव करो अपने अंदर और उनको अडेप्ट करो, अपनी चीजों को ले लो।
ये क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूं यहाँ पे, लिख किस ले रहा हूं मैं, तो क्योंकि अगर मैं ये लिखूंगा नहीं तो आपको क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जो लिख रहा हूं उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्रिक्स वगैरह बता रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहे आसानी से। आप इन एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आप खुद भी देख पाओ तो आपकी सारी चीजें रिवाइज होगी, और वो चीजें जो एग्जाम में आती है जनरली। ठीक है, तो मकसद मेरा यही है। मिलेगी कहां पे, ये आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको लिंक मिल जाएगा वहां पे, टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी पीडीएफ सारी चीजें आपको डे टू डे इन्फॉर्मेशन, एंड इवन मैं कोशिश ये भी कर रहा हूं कि वहां पे आपके कुछ टेस्ट स्केड्यूल भी जो है वो डाले जाएं, ताकि आप हर तरीके से ओवरऑल आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी जो है वो आप एकदम जोरों शोरों पे हो। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन पे। जाइलम किसका स्थानांतरण करता है, तो जाइलम जो है वो किसका स्थानांतरण करता है, जल का, खनिज का और हार्मोन्स, इन सब चीजों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। देखते हैं कैसे, ये रहा। तो डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम में देखें तो यहां सारे क्वेश्चन है इसलिए मैंने रखे हुए हैं। यहां देखो आपको एक ही एरो बन रहा है, तो जाइलम जो है वो एक दिशीय गति करवाता है, लेकिन फ्लोएम जो है देखो ऊपर और नीचे, तो फ्लोएम जो है वो द्विदिशीय गति करवाता है। एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब जाइलम वाटर, मिनरल्स और हार्मोन, इन सब चीजों का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन, ये किसका करता है, जल और खाने का, तो इसमें जल इंपॉर्टेंट है, क्या फ्लोएम जल का भी करता है, बिल्कुल करता है। तीसरा, इनके अंदर क्या होती है बेटा, जल जा रहा है, रुकना नहीं चाहिए, तो इनकी जो दीवार, अंदर वाली जो दीवार होती है, साइड वाली नहीं, अंदर वाली जो दीवारें होती है उनमें दीवारें होती ही नहीं है। तो ये देखो दीवारें दिख रही गई आपको, नहीं दिख रही, तो यहाँ क्या होती है बेटा, इसको बोलते हैं सिरा, तो इनके सिरों पे दीवारें नहीं होती, तो नो एंड वॉल होती है इनके बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में दीवार नहीं होती। जैसे इस तरीके से ये एक कोशिका, दो कोशिका हो गई, तो ये दीवार बंद हो जाएगी ऐसे। एक तो ऑप्शन ये है, दीवार बंद है, अब मैंने क्या किया, दीवार में छेद किए ऐसे, ये छेद है, इससे चीजें आ जा सकती हैं, तो दीवार तो है ना, तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे नहीं मिलती जाइलम के अंदर, तो नो एंड वॉल मिलती है अपने को यहाँ पे। सेकंड चीज हम बात करें बेटा, तो थिक वॉल, ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो साइडें जो होती है वहां से लीक ना कर जाए, इसलिए वहां पे लिग्निफाइड सेल्स होती है, तो यानी यहाँ पे 4, तो 3-4 क्वेश्चन हो गए। यहां बात करें तो सेल जो होती है वहां पे दीवारें होती है, लेकिन उन दीवारों में छेद होता है, मतलब ऐसी होती है, परफोरेटेड एंड वॉल होती है, कैसी, परफोरेटेड, छिद्रित सिरे वाली दीवारें होती है, जबकि इसमें दीवारें ही नहीं होती। तो छिद्रित किसमें होती है, फ्लोएम के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे 2 वे सिस्टम होता है, तो 3 क्वेश्चन ही हो गए अपने, क्लियर है।